बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा इंशाल्लाह उस फर्स्ट मॉड्यूल को हम देखेंगे। और फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर भी जो हमारी इस वक्त आज कोशिश रहेगी वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही होंगे। कल जैसा कि हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के दौरान मैंने फील किया था कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ इस वक्त 4 से 5 हमारे बड़े एक्सपीरियंस दोस्त भी हैं जो रेगुलरली सेल्स टैक्स के ऊपर काम शाम करते रहते हैं। तो जाहिर है उनके लिए ये आज भी एक इंट्रोडक्टरी किस्म का ही लेक्चर होगा, लेकिन जाहिर है वो लोग जो बिल्कुल इसको ग्रास रूट लेवल से और बड़ा बेसिक से उठा रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली आज का लेक्चर जो है वो इम्पोर्टेंट होगा। तो आज हम थोड़ी सी अपनी आउटलाइन देख लेते हैं कि आज हम कवर किसको करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि बड़ी बेसिक सी डेफिनेशंस हैं। पहले हम इनको इंशाल्लाह वन बाई वन कवर करेंगे, लेकिन मेरा जो आज कोर फोकस होगा वो है प्रोविंशियल सेल्स टैक्स। वो इंशाल्लाह आपको मैं एक्ट्स आज एंड पे जाके थोड़ा रिव्यू कराऊंगा, उनके थोड़े से पोर्टल्स और वेबसाइट्स दिखाऊंगा कि वो कैसी हैं, कैसी नजर आती हैं। और जाहिर है जो लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत वर्किंग करते रहते हैं सेल्स टैक्स के ऊपर वो तो डेफिनेटली उनको जानते होंगे। इस तरह थोड़ा सा हम सेल्स टैक्स एक्ट का भी जो है वो थारो सा रिव्यू करेंगे, क्योंकि जाहिर है आगे अभी चूंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स है तो इस स्टेज के ऊपर यकदम उन तमाम लोगों के लिए जिनके लिए बिल्कुल ये फर्स्ट क्लासेस हैं, ये जो बिल्कुल शुरू से अब सीख रहे हैं, उनके लिए ये ज्यादा लोडेड क्लास ना हो, तो इसलिए आज भी हम ज्यादातर बेसिक चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आपको पता है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने भी देखा। और आपने बड़ा ये जबान जद-ए-आम सुना होगा कि ये जी डायरेक्ट टैक्स है और दूसरा जी इनडायरेक्ट टैक्स है। ज्यादातर जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपका जो ज्यादातर कोर एरिया आता है वो इनकम टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स जो है वो ज्यादातर इनकम के ऊपर चार्ज किया जाता है डायरेक्टली। और इस कैटेगरी के अंदर ज्यादातर इनकम टैक्स जो है वो ऑन इंडिविजुअल है, इनकम टैक्स ऑन कंपनी है, कैपिटल गेन टैक्स है। तो इस तरह के जो टैक्सेस होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट टैक्स नेचर के हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो ज्यादातर उस तरह के टैक्स होते हैं जो कि घुमा के आपके ऊपर लग रहे होते हैं, जो कि जाहिर है आपकी कंजम्पशन के ऊपर लग रहे होते हैं। और आपने कोई चीज खरीदी तो उस दौरान जो टैक्स आप पे कर रहे होते हैं ज्यादातर सेल्स टैक्स होते हैं, और सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। और इसके अलावा अगर हम यूरोप वगैरह की बात करें तो वहाँ पे वैट का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह अगर हम कनाडा वगैरह या ऑस्ट्रेलिया वगैरह की बात करें तो वहाँ पे जीएसटी की बात है। तो इस तरह ये जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स में आप समझे कि ज्यादातर आपके इनकम टैक्सेस हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर ज्यादातर जो चीजें हैं वो सेल्स टैक्स से मुतलका हैं, जीएसटी से मुतलका हैं, वैट से मुतलका हैं। और ये टैक्सेस जो है वो ज्यादातर आप जब भी कोई चीज गुड्स की मद में खरीद रहे होते हैं, सर्विसेज की मद में खरीद रहे होते हैं, तो उस वक्त जो है ये आपके ऊपर चार्ज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है सेल्स टैक्स है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सेल्स टैक्स जो है वो ज्यादातर जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं तो उस वक्त आपकी जो रिटेल प्राइस होती है, आपकी जो कंज्यूमर प्राइस होती है, उसमें एक एडिशनल टैक्स जो है वो ऐड किया जाता है। और अगर मैं सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात करूं तो जो सेलर होता है ये सेल्स टैक्स ना उसकी इनकम होती है ना उसका एक्सपेंस होता है। बेसिकली उसने ये टैक्स को पास ऑन करना होता है अगले कंज्यूमर के ऊपर, अगले बायर के ऊपर। और वो बायर से कलेक्ट करता है, एडजस्ट करता है और गवर्नमेंट को पे कर देता है। उसकी बस इतना फंक्शन होता है। सो सेल्स टैक्स आप ये समझें कि जब भी सेल्स टैक्स चार्ज किया जाता है वो सेलर के ऊपर चार्ज नहीं होता, वो इनडायरेक्टली आगे बायर के ऊपर ही चार्ज किया जाता है। और उसका डेंट जो है, उसका जो इफेक्ट है वो अल्टीमेटली इस बंदे ने जाके बियर करना है। वो बंदा परचेजर होता है या बायर होता है। इसी तरह टैक्सेशन ऑफ पॉइंट ऑफ सेल है। पॉइंट ऑफ सेल जो है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि ये कॉन्सेप्ट आज से 3-4 साल पहले एफबीआर ने इंट्रोड्यूस कराया था। इससे पहले खैर ये पुराना था। उससे पहले ये सिर्फ और सिर्फ आपके जितने भी रेस्टोरेंट्स होते थे वहां पे इन्होंने हिम एक डिवाइस लगाई थी। और उसके बाद फिर अभी उन्होंने जितने भी रिटेलर्स हैं, जो टीयर 2 रिटेलर है, टीयर 1 रिटेलर है, उनकी भी दुकानों के ऊपर एफबीआर ने पिछले कुछ टाइम से जो पॉइंट ऑफ सेल्स हैं उनको इंस्टॉल करना जो है वो शुरू कर दिया हुआ है। तो बेसिकली ये क्या है कि ये कंप्यूटराइज मशीन है। उसके अंदर जैसे ही आप बिल बनाते हैं, इनवाइस बनाते हैं बार कोड के जरिए, जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा शॉपिंग प्लाजाज के अंदर या आप मार्ट्स के अंदर जाते हैं तो वहां पे जो मशीनें इंस्टॉल हुई होती हैं वो मशीनें बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल कहलाती हैं। लेकिन जो पॉइंट ऑफ सेल है अगर वो एफबीआर के साथ कनेक्टेड हो तो उसको हम कहते हैं कि ये इंटीग्रेटेड रिटेलर है।
यानी कि इसका जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, वो जो बिलिंग मशीन है, वो बेसिकली इंटीग्रेटेड है एफबीआर के साथ। तो जितनी अभी बिल बन रहे होते हैं वो डायरेक्टली रिपोर्ट कर रही होती है बेसिकली एफबीआर को। तो इस कॉन्सेप्ट को हम इंटीग्रेटेड पॉइंट ऑफ सेल या पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। उसके बाद परसेंटेज बेस्ड टैक्सेशन है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो टैक्स होता है सेल्स टैक्स, वो परसेंटेज बेस है। पहले ये 17% था जीएसटी, उसके बाद जो है ये चेंज हुआ और अभी जो है इसको 18% जो है वो कर दिया गया है। तो इसलिए ये जितनी भी गुड्स होती हैं उसके ऊपर नॉर्मली जो टैक्स चार्ज किया जा रहा होता है वो परसेंटेज की बुनियाद के ऊपर जो है वो टैक्स चार्ज किया जा रहा होता है। अभी वही जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन जो है वो सेलर के ऊपर होती है या मैन्युफैक्चरर के ऊपर होती है या जो इम्पोर्टर होता है उसके ऊपर होती है। तो इसलिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कलेक्शन की वो ज्यादातर सेलर के ऊपर रहेगी कि सेलर क्या करेगा कि वो एक सर्टन परसेंटेज जो है, जैसे 18% है, वो एक गुड के ऊपर चार्ज करेगा। वो बायर से वापस लेगा परचेज, अपनी जो सेल प्राइस है उसके साथ उसको एडजस्ट करेगा, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पे कर देगा। तो इसलिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कलेक्शन की वो ज्यादातर जो है वो सेलर के ऊपर ही रहती है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि चूंकि ये प्राइस होती है, अगर फर्ज करें एक चीज 100 रुपए की है, अगर आप उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करते, मैं कंज्यूमर बर्डन की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए जब भी सेल्स टैक्स में आप देखते हैं कि दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, और पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो 18% बहुत हायर है। अगर आप इसको कंपेयर करें अदर रीजन्स के साथ, अदर ममालिक के साथ, तो वहां पे जैसे दुबई में अभी उन्होंने लगाना स्टार्ट किया है तो वहां पे बड़ा सिंगल डिजिट है। अभी पाकिस्तान के अंदर ये इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि हमने जो डायरेक्ट टैक्स है उसके ऊपर इतना ज्यादा काम नहीं किया। हम जब भी छूटते हैं हम क्या करते हैं कि प्राइसेस जो है वो अ, उससे भी ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हम उसके ऊपर सेल्स टैक्स जो है उसकी शरह दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसलिए जो अल्टीमेट बर्डन शिफ्ट होगा वो कंज्यूमर के ऊपर ही जाके होता है। उसके बाद वेरिएशन है, आपको जैसा कि पता है कि अगर आप थर्ड शेड्यूल आइटम देखते हैं, सिक्स शेड्यूल में तो बिल्कुल है नहीं है। जीरो रेटिंग का एक शेड्यूल है, वहां पे बिल्कुल 0% टैक्स है कुछ गुड्स के ऊपर। इस तरह एट शेड्यूल है, एट शेड्यूल के अंदर जो है वो रिड्यूस रेट होते हैं, 2%, 3%, 4%, वो भी इंशाल्लाह हम आगे चल के देख लेंगे। और इसके अलावा कुछ, जैसे कल भी हम डिस्कस कर रहे थे एक दो आइटम्स के ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के दौरान, कि वो चीज़ एग्जेम्प्ट थी या सिक्स शेड्यूल के अंदर आ रही थी। तो इसलिए वहां पे आप देखेंगे कि सेल्स टैक्स रेट जब आप देखेंगे डिफरेंट टेबल्स को, तो वहां पे आपको रेट्स के अंदर वेरिएशन भी मिलेगी। स्टैंडर्ड रेट 18% है, लेकिन जो चीज़ें इन टेबल्स के जैसे एट शेड्यूल के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ 18% से कम चीज़ें आपको नजर आ रही होती हैं। इस तरह आप सिक्स में जाएंगे तो वहां पे टैक्स लगेगा ही नहीं, वो एग्जम्पशन आपको नजर आ रही होंगी वहां पे। इसी तरह अगर आप फर्ज करें फिफ्थ में जाते हैं, वो जीरो रेटिंग के अंदर आ रहा होता है। इसी तरह थर्ड शेड्यूल के अंदर जाएंगे तो वो क्या होता है, वो कंज्यूमर प्राइस के ऊपर जो है वो टैक्स लगता है, लेकिन नॉर्मली स्टैंडर्ड रेट के ऊपर ही लग रहा होता है। सो ये जो वेरिएशन है रेट की, एग्जम्पशन की, ये भी इंशाल्लाह हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो क्रक्स जो है वो स्लाइड का ये है कि बर्डन जो है वो अल्टीमेट जो सेल्स टैक्स का शिफ्ट होना है वो कंज्यूमर के ऊपर होगा। और सेल्स टैक्स रेट जो होते हैं उसके अंदर नॉर्मली स्टैंडर्ड भी होता है, वेरिएशन आ सकती है, रिड्यूस रेट भी हो सकता है और एग्जाम्प्ट भी हो सकता है। रेवेन्यू जनरेशन है, जैसे जहर आपको बताया कि गवर्नमेंट जो है जब भी उसने उसके लिए आसान तरीका ये है कि वो जाती है और चीज़ों के जो है वो रेट बढ़ा देती है। सब सिंपल, उन्होंने एक डिजिट या दो डिजिट उन्होंने रेट बढ़ाना है, तो इससे गवर्नमेंट की जो है वो ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेशन जो है वो होती है, लेकिन इससे महंगाई में इजाफा जो है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस की, तो जैसा कि आपको पता है कि जो सेल्स टैक्स की, जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था कि सेल्स टैक्स एक्ट 1990। अब देखें सेल्स टैक्स को समझने के लिए ब्रॉडरली जो आसान तरीका है पाकिस्तान के अंदर वो ये है कि इसको आप गुड्स और सर्विस के अंदर कन्वर्ट करें। जितनी भी गुड्स के ऊपर टैक्स है उसकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लायंस जो है वो विफाक के पास है, वो एफबीआर के पास है। तो अगर आपने सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर होना है, डी रजिस्टर होना है, रिटर्न भरनी है, नोटिस आपको जब भी आएगा गुड्स के हवाले से, वो आपको विफाक से आता है। और सर्विसेज जो हैं वो जैसे 18वीं तरमीम के बाद रिवॉल्व हुई हैं सूबों के अंदर, तो आप जिस सूबे के अंदर भी होंगे और वो रेट भी डिफरेंट है। जैसे कि अगर हम जेनेरिक रेट की बात करें तो सिंध का 13% है, केपी का 15% है, पंजाब में 16% है, तो इसी तरह बीआरए में भी 16% है। तो वहां पे आपको नजर आएगा कि डिफरेंट हो रहा है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है
वो आपने गुड्स और सर्विस में तकसीम को देख लेना है। गुड्स विफाक के पास है, सर्विस जो है वो सूबे के पास है। सिंपल आपने देखना है जिस सूबे के अंदर आप बैठे हैं उसकी जो अथॉरिटी है वो आगे चल के हम एक्ट भी देखेंगे तो वो उसके ऊपर जो है वो टैक्स कर सकती है। और कंज्यूमर बिहेवियर जो है जी, ये जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सेल्स टैक्स जितना आप बढ़ाते जाएंगे चीजें महंगी होती हैं, और इससे ज़ाहिर है कंज्यूमर बिहेवियर जो है, जो कि बर्डन सारे का सारा कंज्यूमर के ऊपर, बायर के ऊपर शिफ्ट हो रहा होता है, तो इसलिए उसका जो कंज्यूमर बिहेवियर है, अगर आप टैक्स रेट कम कर देंगे, चीजें सस्ती होंगी, तो ज़ाहिर है कंज्यूमर बिहेवियर डिफरेंटली रिएक्ट करेगा। और अगर आपने टैक्स बढ़ाते जाना है तो कंज्यूमर बिहेवियर जो है उसका डिफरेंटली रिएक्ट करेगा। ये सेल्स टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये पहले मैंने जैसा आपको बताया कि सेल्स टैक्स का जो मोटा कॉन्सेप्ट है वो आपने ये देखना है कि ये ज्यादातर कंजम्पशन के ऊपर है, ज्यादातर जो है वो सेल ऑफ गुड्स या प्रोविजन ऑफ या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के ऊपर जो है वो चार्ज किया जा रहा होता है। और बाकी जो है आपके जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो भी आप देख रहे हैं कि गुड्स, सर्विस और इंडिविजुअल के ऊपर है। इसी तरह आपका जो टिपिकल जो है वो सेल्स टैक्स जो है वो ज्यादातर रिटेल प्राइस के ऊपर और सर्विस और पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर चार्ज किया जा रहा होता है। इस तरह जो इनडायरेक्ट टैक्स जो है उनके वेरियस फॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि ये सेल्स टैक्स भी हो सकता है, वैट भी हो सकता है, एक्साइज भी हो सकता है, कस्टम ड्यूटी भी हो सकता है, और टैरिफ भी हो सकते हैं। ये जैसा कि बहुत से दोस्त जो हैं वो सेल्स टैक्स के हवाले से नए हैं, उसके हवाले से ये है कि जो आपका कस्टम है और जो एक्साइज है, ये आप देखेंगे कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं यानी कि एक्साइजेबल गुड्स हैं जिनके ऊपर एक्साइज टैक्स जो है वो चार्ज हो रहा होता है, और बाज़ औक़ात सेल्स टैक्स चार्ज किया जा रहा होता है। तो इंशाल्लाह जब हम ये कोर्स आगे चलाएंगे तो एंड पे हम थोड़ा सा, मुझे आप लोगों ने याद भी कराना है कि हम जो है वो फेडरल एक्साइज का जो एक्ट है उसको भी थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत क्लोज है और बाज़ औक़ात आपको कंफ्यूज भी करता है कि बाज़ चीज़ों के ऊपर जो है वो एफईडी चार्ज हो रहा होता है और बाज़ के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा होता है। तो ये जितने भी इलियास साहब हैं, जितने भी हमारे एक्सपीरियंस लोग हैं यहाँ पे, इस हवाले से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनसे जब ये हमारी ये कोर्स एंड पे पहुंचेगा तो हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो है वो एफईडी उसको भी जो है वो डिस्कस कर लें। तो बाकी सेल्स टैक्स रेट है वो डिफरेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सूबों के अलग हैं, विफाक के अलग हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है इसमें रिग्रेसिव होते हैं, इन नेचर होते हैं। ग्रेटर इम्पैक्ट होता है और लोअर इनकम इंडिविजुअल्स, क्योंकि ज़ाहिर है वो परचेज कर रहे होते हैं, बेचारे परचेजर जितना भी होता है उसके ऊपर ये इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा होता है। वैट का कॉन्सेप्ट है जी, वैट का कॉन्सेप्ट बस समझने के लिए है कि जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि वैट ज्यादातर जो है वो इंग्लैंड के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सेल्स टैक्स नॉर्मली लग रहा होता है उसको हम कहते हैं कि ये वैट मोड के अंदर लग रहा है। वैट क्या होता है कि फर्ज करें मिस्टर ए ने चीजें सेल की मिस्टर बी को, मिस्टर बी ने आगे सेल सेल की सी को, और मिस्टर सी ने आगे सेल की डी को। जैसा कि हमारा नॉर्मली सप्लाई चेन के अंदर हम देखते हैं कि एक बंदा चीज खरीदता है, वो आगे बेचता है, वो आगे उसमें प्राइस जो है वो एडजस्ट करता है, वो आगे बेच देता है। तो इसकी एक एग्जांपल जो है हम ले लेते हैं सिंपल सी, कि वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है वो ये होता है कि हर स्टेज के ऊपर जितनी प्राइस उसकी इंक्रीज हो रही है उस हिसाब से अगर उस गुड्स की के ऊपर जो टैक्स है वो भी बढ़ता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने एक चीज 100 रुपए की ली और 18% टैक्स उसके ऊपर चार्ज किया, अब वो उसकी जो प्राइस बन गई अल्टीमेटली वो 118 रुपए बन गई। अब उसने जब बी को बेची तो बी ने जाहिर है 18 रुपए टैक्स भी दिया हुआ था, 100 रुपए की चीज खरीदी हुई थी, तो उसने क्या किया कि उसने अपने मुनाफे, अपने खर्चे उसके अंदर ऐड किए। फर्ज करें वो 100 रुपए की चीज को आगे 150 रुपए की बेच रहा है। जब वो 150 रुपए की बेच रहा है तो उस स्टेज के ऊपर वो 150 की जो कीमत उसके पास आई है उसके ऊपर 18% टैक्स लगा देगा। अच्छा, उससे आगे मिस्टर सी ने जब वो चीज खरीद ली है तो वो क्या करेगा कि अगर उसको एक चीज 150 रुपए की पड़ी है प्लस उसके अंदर 18% टैक्स ऐड करेगा वो, तो वो आगे डी को जब बेचेगा तो वो अपना मुनाफा रख के आगे 200 रुपए और प्लस उसके ऊपर 18% टैक्स लगा रहा होगा। तो ये जो स्टाइल है कि जैसे जैसे चीज आगे चलती जाती है उसके अंदर आप अपने खर्चे ऐड करते हैं, उसके अंदर आप जितने भी नॉन रिफंडेबल और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेटिव नेचर के खर्चे होते हैं वो सारे ऐड करते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं, वो एक एक्स अमाउंट बनती है, एक्स अमाउंट के ऊपर आप फिर सेल्स टैक्स लगा के आगे बेच देते हैं। तो ये जो वैल्यू एडिशन का जो कॉन्सेप्ट है इसको बेसिकली हम कहते हैं वैल्यू एडेड जो है वो टैक्स होता है। बाकी मैं इसको जल्दी से गो थ्रू कर रहा हूँ ताकि हम मैक्सिमम जो है हमारी कोशिश ये होगी कि हम एंड के ऊपर जाके अपना जो सेशंस हैं उसके जो जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर हैं और जितना हमारा जो प्रैक्टिकल पार्ट है बेसिकली
उस पे हम थोड़ा सा टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे। उसमें मैंने अभी आपके लिए पीडीएफ में जो लॉज हैं वो डाउनलोड किए हुए हैं, उसमें हम देखेंगे कि टेबल्स कहाँ पे हैं, रेट्स कैसे होते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह, और इसके अलावा जाके पोर्टल्स को भी हम थोड़ा सा देख लेंगे आज। बाकी जैसे मैंने आपको पहले गुजारिश की कि ये मल्टी स्टेज टैक्स है। मिस्टर ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, तो हर स्टेज के ऊपर आप देख रहे हैं कि प्राइस डिटरमन हो रही है और उसके ऊपर फिर टैक्स लग रहा है, तो इसलिए इसको मल्टी स्टेज टैक्सेशन भी कहते हैं। वैट की ग्लोबल अडॉप्टेशन, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वैट सिस्टम जो है वो करंटली बहुत से कंट्रीज के अंदर है, जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन नेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अदर्स हैं। और बाकी जो जो वैट है इसके पेन ऊपर। मामा को बोल बाबा के लिए पेन दो। नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं सेल्स टैक्स इन पाकिस्तान। तो जैसा कि मुझे मैंने आपसे पानी पहले दे। कहा, आज हमारा पेन जो निकल आप नहीं गधा उठाया ना। मेरे गधे को टच नहीं किया। किसने उठाया? जिसने भी किया गिर गया ना, मुझे पेन कुछ देने काम को। इसके अंदर ही बिल्कुल पड़ा हुआ था बाबा पेन, जब मैंने इसको कॉपी मोबाइल और सेल्स टैक्स इन पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, जैसा मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा सेल्स टैक्स की मैनेजमेंट है वो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स की है। और सेल्स टैक्स ऑन गुड्स जो है वो ऑपरेट होता है फेडरल के पास। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत वो यह हो रहा होता है। और इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि फेडरल एक्साइज एक्ट 2005, यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके ऊपर एक्साइजेबल टैक्स लगता है, एक्साइजेबल गुड्स होती हैं, वो भी हम इंशाल्लाह डिटेल में जाकर देखेंगे कि कौन कौन सी एक्साइजेबल गुड्स हैं जिन पे एफईडी चार्ज होता है, और कौन सी ऐसी गुड्स हैं जिनके ऊपर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत जो है वो टैक्स जो है वो चार्ज किया जा रहा होता है। बाकी ज़ाहिर एफबीआर इसको मैनेज करता है, एडमिनिस्ट्रेशन सारी जो है वो एफबीआर के पास है। ये मैंने आपको वैट की पहले एग्जांपल दी थी कि सप्लायर है वो अपने एक आगे मिस्टर ए को बेच रहा है, वो आगे अपने कस्टमर को बेच रहा है। तो इसी तरह वो क्या करता है, सप्लायर जब बिजनेस के लिए सप्लायर जब बिजनेस को बेचता है, तो जाहिर है बिजनेस क्या करता है कि बिजनेस के पास जब एक चीज आती है उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आगे जब अपने कस्टमर को बेचता है तो वो जाहिर है उसके ऊपर 18% टैक्स जो है वो चार्ज करता है। अब बिजनेस के बाद जब ये सामान या चीज पहुंचती है सप्लायर से बिजनेस के पास आती है, तो वो क्या करता है, फर्ज करें एक बंदे ने रॉ मटेरियल खरीदा, से हम उसको एक्स कह देते हैं, ठीक है। अब उसने जब रॉ मटेरियल खरीदा उसके ऊपर 18% टैक्स दिया, और वो बिजनेस के पास आया, बिजनेस उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस बनने के बाद जो प्रोडक्ट बनी वो फर्ज करें आगे वो 500 की, 1000 की, या से वो 1 मिलियन की बेचता है, तो वो 1 मिलियन के ऊपर 18% टैक्स लगा के आगे कंज्यूमर को बेचेगा। तो ड्यू वैट क्या बन जाएगा कि आउटपुट और इनपुट। आउटपुट ये होता है जी जो आपका टैक्स सेल्स के ऊपर लग रहा होता है उसको हम आउटपुट टैक्स कहते हैं, और जो टैक्स आपकी परचेजेस के ऊपर लग रहा होता है उसको हम इनपुट कहते हैं। तो आप क्या करेंगे कि जितना आपका आउटपुट टैक्स बन रहा है उसमें से अपनी इनपुट पे जो आपने टैक्स दिया, मैं बिजनेस की एग्जांपल देता हूं, अगर आप एक बिजनेस की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो जो सप्लायर से बिजनेस को खरीदते हुए टैक्स दिया वो इसका बेसिकली इनपुट टैक्स था जो परचेजेस के ऊपर इसको पड़ा, और जब इसने आगे कस्टमर को बेचा तो वो इसका आउटपुट टैक्स था। तो जब ड्यू वैट हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि आउटपुट में से इनपुट जो है उसको लेस करेंगे, तो हमारे पास जो है वो नेट जो है वो लाइबिलिटी आ जाएगी। ये एग्जांपल है जी मैन्युफैक्चरर की, डिस्ट्रीब्यूटर की और रिटेलर की। इसको मेरा ख्याल है सर आपको स्लाइड्स जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई थी वहां पे, तो आपने ये देख लिया होगा कि ये किस तरह जो है वो सेल्स टैक्स यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर, और अभी हम थोड़ा सा, मैंने इसको जल्दी से रैप अप इसलिए किया कि ये बिल्कुल ही बेसिक डेफिनेशंस थी, और इसमें जो कोर चीज समझने वाली थी वो थी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या फर्क है, तो वो हमने डिटेल में देख लिया कि ज्यादातर जो इनकम टैक्सेस होते हैं कंपनी के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर, कैपिटल गेन्स के ऊपर, वो ज्यादातर डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली आपकी इनकम के ऊपर लग रहे होते हैं, ये डायरेक्टली आपको हिट कर रहे होते हैं, या आपसे चार्ज किए जा रहे होते हैं, इसलिए इसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जो नॉर्मली आपकी कंजम्पशन के ऊपर होते हैं, और इसके ऊपर जो है वो ज्यादातर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स हो जाते हैं, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज हो जाते हैं,
वो सारे टैक्सेस, वैट हो जाता है तो जीएसटी हो जाता है, तो ये सारे उस कैटेगरी के अंदर आते हैं। फिर हमने थोड़ा सा सेल्स टैक्स को देखा, वैट को देखा, वैट कैसे वर्क करता है। मैंने जैसे आपसे पहले गुजारिश की थी कि वैट पाकिस्तान के अंदर अप्लाई नहीं होता, लेकिन हमारा जो सेल्स टैक्स की सारी कैलकुलेशन है, वर्किंग है, वो बेसिकली वैट मोड में हो रही होती है। वैट मोड ही होता है कि जैसे जैसे चीज आगे चलती जाएगी वो महंगी होती जाएगी। मैंने खरीदी, मैंने आगे बेची, मैं अपने सारे टैक्सेस नॉन रिफंडेबल उसमें डालूंगा, उस पर टैक्स लगाऊंगा, उसमें मुनाफा शामिल करूंगा, बी को बेचूंगा, बी आगे सी को बेचेगा, सी आगे डी को बेचेगा, तो जैसे जैसे वो प्रोडक्ट आगे चलती जाएगी वो महंगी होती जाएगी। इसी तरह फिर थोड़ा सा हमने आखिर में थोड़ा सा डिवीजन को देख लिया, सेल्स टैक्स कैसे वर्क करता है, इसकी हमने कैलकुलेशन वगैरह कैसे बनानी है। अभी क्लोज करने से पहले और आपके क्वेश्चन आंसर लेने से पहले मेरी कोशिश ये होगी कि हम थोड़ा सा जो पोर्टल्स हैं उससे जाने से पहले थोड़ा सा लॉज को देख लें। तो ये मैंने कुछ लॉज जो हैं वो यहाँ पे डाउनलोड किए थे, और डाउनलोड करने के बाद मैंने यहाँ पे रख लिए थे। मैंने कहा इस पे थोड़ी सी हम जो है ना वर्किंग वो कर लेंगे, और वन बाय वन जो है वो इसको स्टडी कर लेंगे। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से ये बार जो है इसको हम बॉटम में शिफ्ट कर सकें। आमिर, आप सुन रहे हैं मुझे? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, हम खैरियत? आपको सुन रहे हैं। यार ये जो टॉप पे बार आ रही है इसको हम नीचे बॉटम में शिफ्ट कर सकते हैं? मैं ट्राई करता हूँ। एक्चुअली मुझे स्लाइड थोड़ी सी ये ऊपर से कुछ मनूवर करना था इसमें शीट्स के अंदर। चले इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये हमारे पास भी, जैसे मैंने आपसे पहले गुजारिश की थी कि वन बाय वन हम थोड़ा सा प्रोवेंशन लॉज को भी ऐसे चलते चलते गो थ्रू करेंगे, क्योंकि अभी हमने डिटेल में इनकी डेफिनेशंस को पढ़ना है, टेबल्स को पढ़ना है। तो वो चीज़ें, चूंकि अभी ये फर्स्ट आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, तो इसके लिए वो दिखाया मैंने इसलिए कि मैं इस क्लास के बाद ये सारी जो अवेलेबल मेरे पास चीज़ें हैं जिसको मैं शेयर कर दूंगा आमिर के साथ, वो एडमिन के साथ, तो वो आपको ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कर देगा। वहां से आप तमाम लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है हमारे पास कि हम इसको पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जो वेबसाइट है वहां से जाके भी लॉज को, रूल्स को, विथहोल्डिंग टैक्स रूल्स को हम वहां से भी जाके जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इसको देखना है, इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो देख लेने हैं, ताकि आपको पढ़ने में इसको आसानी हो, समझने में इसको आसानी हो। जाहिर है आप देख रहे हैं कि कोर्स कंटेंट माशाल्लाह हमारे पास इतना ज्यादा है कि हम इसको जाहिर है इतना डिटेल्स के अंदर तो स्टडी नहीं करेंगे, और बाकी बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको रेप्लिकेट होती हुई भी, डुप्लीकेट होती हुई भी नजर आएंगी। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। अभी मेरे पास जो है वो पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विस है, जैसा हमने पहले आपको डिस्कस किया था कि गुड्स सारी की सारी वो वफाक के पास है, सर्विस जो है वो सारी की सारी सूबों के पास है। तो जिस सूबे के अंदर भी आप काम कर रहे होंगे, वहाँ फर्ज करें मैं पंजाब के अंदर अगर काम करता हूँ, तो उस वक्त मेरे बिजनेस के ऊपर जितनी मैं सर्विस रेंडर कर रहा हूँ उसके ऊपर पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विस का एक्ट जो है वो लागू होगा। तो इसको अगर आप थोड़ा सा हम इसको रीड थ्रू करें तो उसमें आप देख रहे हैं डेफिनेशन है, फिर उन्होंने स्कोप ऑफ टैक्स को भी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है सेक्शन के अंदर। चैप्टर 3 के अंदर उन्होंने पेमेंट, कैलकुलेशन, टैक्सेबिलिटी कैसे होगी वो है। इस तरह रजिस्ट्रेशन है। चैप्टर 5 के अंदर आप देख रहे हैं कि बुक कीपिंग, ऑडिट और उसका सारा प्रोसीजर है। उसके बाद चैप्टर 6 के अंदर जो है वो रिटर्न्स आ गई हैं। इसमें रिटर्न क्या होती है, स्पेशल रिटर्न क्या होती है, फाइनल रिटर्न क्या होती है, रिटर्न डीम टू हैव बीन मेड। तो ये सारी चीज़ें इस सेक्शन के अंदर आ रही हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो कि फर्स्ट टाइम जो है वो हमारे लेक्चर जो है वो ले रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम को बंदा नया लर्नर है, ये उसके लिए। इस तरह चैप्टर 9 है, ये अपील्स को डील करता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर होती है वो होता है टेबल्स, इसका जो होता है। मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं जल्दी से टेबल्स के ऊपर जाऊं, ताकि मैं ये शेयर कर दूंगा। आप तमाम लोग इसको साथ साथ, जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे चलेगा, आपने इसको पढ़ना शुरू कर देना है। तो हम जो है कोशिश करते हैं कि आपको फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल के ऊपर जो है वो मैं ले जाने की कोशिश करता हूँ, ताकि उसमें हम सिंपल ये जाके देख सकेंगे कि कौन कौन सी सर्विस जो है उसके ऊपर पंजाब के अंदर जो है वो टैक्स लागू होता है, उसका नॉर्मली रेट क्या है। तो वो हम सारी चीज़ें जो हैं इसमें डिस्कस कर लेंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस है, फर्स्ट शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस दी हुई है। इसके साथ ये आप देख रहे हैं कि ये इसके जो हैं इन्होंने साथ में एचएस कोड भी दिए हुए हैं, यानी कि हर सर्विस को, जैसे कि फर्ज करें मैरिज हॉल और लॉन है, तो उसको ये 9801
आगे डैश है 3000, तो ये बेसिकली 3000। तो ये बेसिकली इसका कोड है, क्लासिफिकेशन कोड हम इसको बोलते हैं। कोड्स के बाद हम नीचे मूव करते हैं। इसका जो सेकंड शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल के अंदर आप देखें कि यहाँ पे उन्होंने टैक्स रेट दिए हुए हैं। अब अगर पंजाब के अंदर आप काम करते हैं तो उसमें जैसे कि होटल है, मोटल हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, उसके ऊपर कितना टैक्स होगा, तो उसकी ये आप देखें कि उसका एच एस कोड भी यहाँ पे दिया हुआ है 9808 10000। तो इस पे आप देखें उन्होंने 5% और ये 16%। तो उन्होंने दो रेट यहाँ पे दिए हुए हैं कि अगर आप इनपुट की एडजस्टमेंट नहीं लेते तो 5% है, अदरवाइज आपके ऊपर 16% टैक्स है। इसी तरह मैं नीचे थोड़ा सा गो थ्रू करता जाता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए पंजाब के अंदर कोई एडवर्टाइजमेंट है टेलीविजन वगैरह रेडियो की, उसके ऊपर क्या टैक्स है। इसी तरह नीचे अगर हम बात करें तो ये देखें जी, कोरियर सर्विसेज हैं जो पंजाब के अंदर हैं। आप खुद देख रहे हैं कि कोरियर सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स है वो 16% है। एच एस कोड उसका ये है। इसी तरह टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं तो उसके ऊपर जो है वो 19.5% का टैक्स है। इस तरह नीचे हम मूव करते जाते हैं। सर्विस प्रोवाइड बाय बैंकिंग कंपनीज, तो आपको पता है कि बैंकिंग कंपनीज जो बैंक आपका काम कर रहे होते हैं उसमें ज्यादातर ये देख रहे हैं मुदारबाज, मुशारका, इजारा, लीजिंग कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अदर पर्सन बिजनेस एंटिटीज। तो ये आप देखें सीरियल नंबर 8 के ऊपर जो है आपको ये नजर आ रहा है। तो ये बैंकिंग की जो सर्विसेज होती हैं उसके ऊपर 16% टैक्स है। इस तरह ये बहुत लंबी लिस्ट है, इसमें से मैंने चंद जो है वो आपको गो थ्रू कराई हैं। आपने क्या करना है कि ऊपर जो एक्ट है उसके अंदर पूरा लॉ कैसे वर्क करना है, ऑडिट कैसे होगा, अपील कैसे होगी, रिटर्न कैसे भरी जाएगी, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, डी रजिस्ट्रेशन कैसी होगी, तो वो सारे मामला ऊपर हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है कंसल्टेंट्स के लिए, ये जहाँ भी आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं, जहाँ भी आप रिटर्न भर रहे होते हैं या रिटर्न बना रहे होते हैं, तो उस वक्त आपको ये टेबल बहुत हेल्प करता है, ताकि इससे आपको ये पता चलता है कि आप जो सर्विस जो प्रोवाइड की जा रही है उसके ऊपर पंजाब के अंदर जो है वो सेल्स टैक्स कितने परसेंट चार्ज किया जा रहा है। तो इस तरह ये बड़ी लंबी लिस्ट है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। सर्विस प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चर, इसके बाद नीचे सर्विस प्रोवाइडेड इंक्लूडिंग ब्रोकरेज कमीशन, कॉल सेंटर्स हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय टीवी ऑपरेटर्स हैं। तो इस तरह करके ये काफ़ी लंबा टेबल है। इसमें तकरीबन अभी तक जो है 70 के करीब जो है वो डेफिनेशंस जो हैं वो आ चुकी हैं। तो सिर्फ जो 70 तरह की ये आप देख रहे हैं सीरियल नंबर है, इसके अंदर जो सर्विस आती है उसी के ऊपर जो है वो पंजाब के अंदर सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज किया जाएगा। अदरवाइज अगर इन 70 के अलावा कोई सर्विस है तो उसके ऊपर जो है वो पंजाब में फिर सेल्स टैक्स चार्ज जो है वो नहीं होगा। तो ये बेसिकली पंजाब का एक्ट था। इसी तरह मैं अगर बात करूं, आगे चलूं थोड़ा सा, सिंध का है, इसी तरह केपीआरए का है, पीआरए का है। तो ये थोड़ा सा मेरे पास एक प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से मैं अभी इसी तरह मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से एसआरबी को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए सिंध का आ गया। इसी तरह सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विस है। तो ये भी मैं सैंपल्स हैं मेरे पास, और बेसिकली लॉ उसी तरह ही है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी, मिसलिनियस चीजें हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि सारी लॉ है, और ये लॉ को जाहिर है आपको फिर डिटेल के अंदर जाके पढ़ना पड़ता है। इसके अंदर सेक्शन हैं, और ये आखिर में आके इसका भी उसी तरह ही टेबल 1 है, टेबल 2 है। तो ये इंशाल्लाह जितने भी सारे लॉज हैं वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। शेयर करने के बाद आप ये देख रहे हैं कि ये सारी सर्विसेज जो सिंध के अंदर टैक्स हो रही हैं उनके एच एस कोड दिए गए हैं। ये सेकंड शेड्यूल है, और सेकंड शेड्यूल के अंदर वही उसी तरह ही रेट दिए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, टेलीफोन सर्विसेज हैं, वायरलेस है, सेलुलर फोन है, वायरलेस लोकल लूप है, तो ये सारों के ऊपर 19.5% टैक्स है। इस तरह नीचे आ जाएं जो बाकी जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। ये देखें, तो ये थोड़ा सा मेरे पास जो इस वक्त मैंने ऑर्डिनेंस ओपन किया हुआ है ये पुराना है, जिसकी वजह से इसका जो नीचे वाला टेबल है वो अपडेटेड नहीं है, जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट है ये। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो डाउनलोड करूंगा उनकी वेबसाइट से, तो मैं अपडेटेड जो है वो आपसे शेयर करूं, ताकि आपके पास ये रेट अपडेटेड जो है वो वहाँ पे आ रहे होंगे। तो ये बेसिकली जी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम थोड़ा सा सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का भी मैं इसी तरह आपको दिखा देता हूँ। सेल्स टैक्स एक्ट, ये केपीआरए का भी है जी, मैंने केपीआरए का भी आज ही डाउनलोड किया है वहां से। तो ये भी देख रहे हैं कि उसी तरह ऑर्डिनेंस है।
खैबर पख्तूनख्वा का, जो वहाँ के सूबे के अंदर आपको वहाँ पे चार्ज किया जा रहा होता है। इस तरह बजट एंड अकाउंट्स पॉलिसी है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, डी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, बुक कीपिंग कैसे होगी, ये पूरा लॉ है जी। ये फिर जाहिर है आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा अगर आप इस फील्ड के अंदर या काम करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि अब इसी तरह ये देखें, इनका भी टेबल 2 टेबल 3 नीचे आ गया, तो फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम है। आप एक लॉ को डिटेल में पढ़ लेंगे तो आप, जैसे फर्स्ट शेड्यूल है इसके अंदर सारी सर्विसेज को उन्होंने लिस्ट किया और साथ उसके उन्होंने HS कोड भी दे दिए हैं। और साथ में ये आप देख रहे हैं आगे अगर हम चलते हैं थोड़ा सा, ये देखें इसका जो है वो शेड्यूल 2 शुरू हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो जेनेरिक टैक्स रेट है वो 15% है, बाकी कुछ के ऊपर रिड्यूस रेट भी है। तो ये आप देख रहे हैं कि जितनी भी सर्विसेज हैं, सबसे पहले अगर आप देखें कि रेस्टोरेंट्स की सर्विस है, इसी तरह पर्सनल केयर, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी क्लिनिक्स हैं, हेल्थ केयर है, इनके ऊपर जो टैक्स की शरह है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह नीचे जितनी भी कम्युनिकेशन की सर्विसेज आ रही हैं, इस तरह आप ये देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, TV, रेडियो, कोरियर सर्विसेज, ये हमने पंजाब में भी देखी, वहां पे जो टैक्स चार्ज हो रहा था। तो ये बेसिकली ये एक फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में आपने देखा कि सबसे पहले लॉ होता है, लॉ में सारे सेक्शंस होते हैं जो भी सूबे के अंदर जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, कंप्लायंस है, टैक्स की जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंट्रोल करते हैं। और हर लॉ के एंड पे आपको टेबल मिलेगा, टेबल 1 के अंदर ज्यादातर सर्विसेज होती हैं, टेबल 2 के अंदर जो है वो आपको रेट मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी अपडेटेड लॉज मेरे पास ऑनलाइन अवेलेबल हैं वो भी इंशाल्लाह मैं इस प्रेजेंटेशन के बाद आपसे शेयर कर लूंगा। तो वो भी इंशाल्लाह आपको पढ़ने में, समझने में भी उनको काफी सारी आपको हेल्प मिल जाएगी। इस तरह अभी मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ सेल्स टैक्स एक्ट 1990। ये देखें जी, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 है, ये भी आप FBR की वेबसाइट से जाके अपडेटेड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका भी फॉर्मेट जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि सेम ही रहेगा, कि स्कोप होगा, स्कोप के बाद कलेक्शन आपने कैसे करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, ये सारे नीचे सेक्शन हैं, चैप्टर बने हुए हैं। बुक कीपिंग कैसे होगी, रिटर्न्स आपने कैसे भरनी है, अपॉइंटमेंट कैसे होगी ऑफिसर्स की, तो ये सारे पावर्स हैं, अपील्स हैं, ये सारी डिटेल्स जो है वो आपको मिल जाएगी इसी सेक्शन के अंदर, 1 by 1 उन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, और इसका भी अगेन वही है कि इसके एंड पे भी आप देख रहे हैं कि शेड्यूल्स बने हुए हैं। शेड्यूल में जैसे कि फर्स्ट शेड्यूल है वो ओमिट हो चुका है, सेकंड ओमिट हो चुका है, थर्ड शेड्यूल जो है, थर्ड शेड्यूल जैसे मैंने कल भी डिस्कस किया था कि ये जो शेड्यूल होता है, इस शेड्यूल को हम कहते हैं रिटेल वाला शेड्यूल। इसमें जो चीजें या जो प्राइस कोट हो रही होती है वो रिटेल प्राइस के ऊपर ज्यादातर टैक्स लगता है, वो रिटेल प्राइस फिक्स रहती है थ्रू आउट द वैल्यू चेन। जो अल्टीमेट कंज्यूमर को रेट मिलना होता है वो, और नॉर्मली जो रिटेल की गुड्स होती हैं उसके ऊपर GST भी देखा होगा। ज्यादातर आपने देखा होगा कि आप पॉलिश खरीदते हैं, शैम्पू खरीदते हैं, जो रोजमर्रा की अशिया है हमारी, वो ज्यादातर थर्ड शेड्यूल के अंदर आती हैं। इस तरह फिफ्थ शेड्यूल है जीरो रेटिंग का, सिक्स शेड्यूल एग्जाम्प्ट का है, सेवंथ शेड्यूल है एग्जाम्प्ट तो ओमिट हो चुका है, एट शेड्यूल जैसे मैंने आपको कहा था कि ये वाला शेड्यूल जो है वो रिड्यूस रेट का होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि थर्ड शेड्यूल में जाके आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करा देता हूँ कि थर्ड शेड्यूल के अंदर आप ये देख रहे हैं कि चीजें जो फ्रूट, जूसेस, वेजिटेबल, आइसक्रीम, सिरप, सिगरेट, टॉयलेट पेपर, डिटर्जेंट, शैम्पू, टूथपेस्ट, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। इनके ऊपर स्टैंडर्ड रेट जो है नॉर्मली 18% होता है, वो उस प्राइस के ऊपर होता है। तो ये इसी तरह आपने जाके, आपने बेसिकली जो ग्रिप आपकी होनी चाहिए वो जहाँ ऊपर लॉ के ऊपर बहुत अच्छी होनी चाहिए, वहीं पे शेड्यूल्स के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि शेड्यूल्स के अंदर हर बजट के अंदर नॉर्मली चेंजेस आती हैं। यहाँ पे गुड्स ऐड होती हैं, गुड्स निकाली जाती हैं और उनके टैक्स रेट जो है वो चेंज किए जाते हैं। ये जी फिफ्थ शेड्यूल है, इसको हम जीरो रेटिंग का कहते हैं शेड्यूल। इसी तरह आगे हम आ जाते हैं, ये सिक्स शेड्यूल है, इसको हम एग्जेम्प्ट गुड्स का शेड्यूल कहते हैं। इसके अंदर भी आप देखें एडिबल ऑयल है, इसी तरह ये आप देख रहे हैं कि वेयर पोटैटो, ओनियंस, फ्रेश, फ्रोजन, अदरवाइज, इसके ये सारे HS कोड आपको दिए हुए हैं। पल्सेज हैं, दालें जिसको हम कहते हैं, उनकी इंपोर्ट और लोकल सप्लाई के ऊपर जो है वो टैक्स नहीं है, वो एग्जाम्प्ट है। इसी तरह आप ये नीचे देख रहे हैं कि ये सारा शेड्यूल्स बने हुए हैं। तो आज की जो मेरी पूरी डिस्कशन है उसका जो क्रैक्स है वो ये आपको समझ आया होगा। मैंने तमाम आपको 3-4 प्रोवेंशियल लॉज को भी रिव्यू करवा दिया, और अभी हमने फेडरल का भी जो एक लॉ है इसको भी हमने यहाँ पे रिव्यू कर लिया। इसमें हमें अंदाजा क्या आया कि जिस जो हमें है इस चीज़ की वो ये है कि जब भी आप लॉ खोलेंगे तो शुरू में उसको, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, वर्किंग, रिटर्न, अपीलें, नोटिस,
वो सारी चीजें होंगी। रेंट के ऊपर क्या होगा, टेबल होगा, और वो टेबल बहुत क्रूशियल होगा क्योंकि उस टेबल के अंदर रेट होंगे। अगर आपको रेट पता है तो तभी आप इनवॉइस भी बना सकेंगे, सेल्स टैक्स चार्ज भी कर सकेंगे, रिटर्न भी भर सकेंगे, और अगर आपको कोई नोटिस आता है आप उसको भी कंटेस्ट या रिबट कर सकते हैं। सो ये चीजें हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आज जैसे ही हमारा ये आज का लेक्चर खत्म होगा उसके बाद मैं ये एडमिन को चीजें शेयर कर दूंगा और वो इंशाल्लाह चीजें आपसे शेयर कर लेगा। अब जाते जाते थोड़े से आपको मैं पोर्टल्स दिखा देता हूँ। पोर्टल जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि उसका थोड़ा सा देखना इसलिए भी जरूरी है। ये देखिए मेरे पास पीआरए का जैसे पोर्टल आ गया है। अब पीआरए का जो पोर्टल है ये आपके सामने है। इसमें आप देख रहे हैं कि जब भी आप जाएंगे e.pra.punjab, ऊपर आपको एड्रेस नजर आ रहा है। आप खाली e.pra.punjab भी लिखेंगे तो आप इस वेबसाइट को आराम से एक्सेस जो है वो कर लेंगे। तो ये इसी तरह तमाम जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज हैं उनके पोर्टल्स बने हुए हैं जिनके ऊपर जाके आपने रिटर्न्स जो हैं वो सबमिट करनी होती हैं। तो इंशाल्लाह जब हमारा सेशन जो है वो वहां पे आएगा तो उसमें जाके हम डिफरेंट पोर्टल्स के ऊपर जो है वो पीआरए की और डिफरेंट जो रिटर्न्स हैं वो कैसे फाइल होती हैं वो भी हम इंशाल्लाह वहां जाके देख लेंगे। इसी तरह मेरे पास दूसरा ये एसआरबी का पोर्टल है। इसको हम कहते हैं सिंध रेवेन्यू बोर्ड। तो ऐसी तमाम सर्विसेज जो सिंध के सूबा के अंदर जो है वो प्रोवाइड की जा रही होती हैं, वो उसकी जो सेल्स टैक्स रिटर्न्स हैं वो आप यहाँ पे जाके फाइल कर सकते हैं। ये बेसिकली सिंध रेवेन्यू बोर्ड का पोर्टल है। इसको भी जरूर, जो लोग ऑलरेडी फाइलिंग का काम थोड़ा बहुत जानते हैं उनको पता होगा। जो लोग फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं वो ये देख लें कि e.srb.government.pk इनकी वेबसाइट है। इसके ऊपर जाके आप सिंध के अंदर जितने लोग भी काम कर रहे हैं या सिंध का आपका कोई क्लाइंट है, कोई बिजनेसमैन है, और मेरे ख्याल है हमारे ऑडियंस में भी काफी लोग सिंध से हैं, तो वो डेफिनेटली एसआरबी से, सिंध रेवेन्यू बोर्ड से और इनकी वेबसाइट से वाकिफ होंगे। इसी तरह केपी से भी हमारे साथ मेरे ख्याल है कुछ दोस्त हैं। तो ये केपीआरए की वेबसाइट है, kpra.pk.government, जितनी भी वहाँ पे सर्विस होती है वहाँ पे फाइलिंग वगैरह आप इस पोर्टल से जाके करते हैं। और ये बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी का पोर्टल है, bra.gov.pk। और इसी तरह जो आप गुड्स की सर्व जो होती हैं चीजें, वो जो जाके फाइल करते हैं वो ज्यादातर आप जो आपका पोर्टल होता है आयरिस का, उसके ऊपर जाके आप फाइल करते हैं। तो ये बेसिकली आज का हमारा जो मॉड्यूल 1 था। इसके अंदर आपने शुरू में हमने सिंपल कुछ डेफिनेशंस देख ली, फिर इसी तरह मैंने आपको थोड़े से लॉज को रिव्यू करवा दिया, उनके टेबल्स को रिव्यू करा दिया, और एंड पे जाके हमने यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो एम्फेसिस जो है वो हमारा रहा पोर्टल्स के ऊपर। तो पोर्टल आज हमने सिर्फ देखे हैं। इंशाल्लाह जब हम लास्ट मॉड्यूल के अंदर जाएंगे तो इन तमाम पोर्टल को लॉगिन भी इंशाल्लाह हम करेंगे, और वहां पे जाके अपनी जो रिटर्न्स हैं उनको भी जाके इंशाल्लाह हम फाइल कर रहे होंगे। तो बैक टू एडमिन जी। आप अगर आपको क्वेश्चन है तो मैंने इसलिए कोशिश ये की है कि जल्दी से हम इसको पहले वाइंड अप कर लें ताकि मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर हम फोकस कर सकें। सलामकुम सर। हेलो। जी सर। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी प्लीज। सर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जी ठीक है, जी। तो उसे जीएसटी के अंदर कैसे रजिस्टर करवाएंगे? किसको सर? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सर। किसके अंदर? सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे सर उसकी? सर ये हमारा मेरे ख्याल है नेक्स्ट मॉड्यूल है इसके ऊपर, वो वहां पे भी है। और बाकी इन शॉर्टली अगर आप करना चाहते हैं जल्दी में तो उसमें ये है कि बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। आयरिस के में ही जाके होती है सर ये। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी वेलकम। नेक्स्ट जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। सर मेरा सवाल यह था कि अगर हम पीआरए पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं फाइलर होने की,
तो उसकी लॉगिन आईडी वगैरह आरएस वाली लगेगी या न्यू लगेगी? क्योंकि नहीं उसमें जो सर, ये जितने उसमें जितने ऑप्शन आ रहा है ना पोर्टल्स कि हैं, हैविंग एनटीएन। जी जी, जितने भी पोर्टल्स हैं उनकी अलग होती है। अभी पिछले दिनों इन्होंने एक सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न की तरफ जो है वो एक मूवमेंट की है, लेकिन अभी तक जी सिर्फ जितनी टेलीकॉम मोबाइल कंपनियां हैं उनकी वह जो है वो एक ही रिटर्न भरी जा रही है। बाकी सब के लिए अभी अभी तक जो है अलग अलग पोर्टल्स हैं, अलग अलग लॉगिन चाहिए होते हैं। जी ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। अच्छा सर, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा क्योंकि मैं सर इनकम थोड़ा टैक्स का तो सा आप ऊंचा बोलेंगे, आवाज बहुत लो आ रही है। जी जी, मैं अब बिल्कुल ऊंचा बोलूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ना इनकम टैक्स पर काम कर रहा था। सेल्स टैक्स मेरे लिए टोटली न्यू है। ठीक है, तो हो सकता है इसमें मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछता रहूँ जो बिल्कुल ही नॉर्मल से हो, या वो काइंडली एक तो शफकत करेंगे वो आप बताएंगे, क्योंकि मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ ये। ठीक हो गया? सर अच्छा, नो मेरा क्वेश्चन, प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ मेरा क्वेश्चन आज ये है कि मुझे सिर्फ ये समझना है कि वेंडर क्या होता है और वेंडर नंबर क्या होता है। इसका मुझे थोड़ा सा बताएंगे, इसका सेल्स टैक्स से क्या लेना देना है। सर वेंडर जो है वो ज्यादातर जो एक टेक्निकल वर्ड है ना, वो सप्लायर का ही सिनोनिम आप समझें। तो होता यह है कि जब भी आप किसी बड़े कारपोरेट के साथ काम करते हैं तो जाहिर है उनके मल्टीपल वेंडर्स होते हैं। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं वो काम करते हैं मोबिलिंक के साथ ना। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर मोबिलिंक के आपको पता है बहुत ज्यादा सप्लायर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर बहुत ज्यादा हैं। तो अब उन्होंने तमाम अपने सर्विस प्रोवाइडर्स की वहां पे एक डेटाबेस मेंटेन की हुई है और हर एक को एक यूनिक नंबर दिया हुआ है जिसको वो वेंडर नंबर कहते हैं। ठीक है। टैक्स के अंदर सर जो है ना, टैक्स के अंदर जो है वो या तो आपका एनटीएन होता है या रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अगर आप कंपनी है तो आपका इनकॉर्पोरेशन नंबर होता है। ये जो वेंडर नंबर है या वेंडर है, ये स्पेसिफिक होता है वहां पे जो कि बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल हैं, जहाँ पे उनके पास सप्लायर जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए वो उनको बाज़ औक़ात वेंडर कहते हैं और उनको एक वो यूनिक नंबर असाइन कर देते हैं उसको। जैसे स्टूडेंट्स के लिए रोल नंबर होता है, तो इसलिए आप समझे वेंडर के लिए वो वेंडर नंबर होता है। जी सर, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा इसमें जी प्लीज। वेंडर नंबर में। तो जब कोई भी वेंडर जो होता है, सप्लायर होता है, किसी गवर्नमेंट इदारे के साथ काम करता है, तो उसको एक जो यूनिक नंबर इशू किया जाता है वो उसके डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस से जारी किया जाता है। और ठीक वो है। अपनी पिफरा की वेबसाइट पे जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। पिफरा ठीक पे है जाएंगे, पिफरा वेंडर नंबर करेंगे तो आपको आ जाएगा। अपना आईडी कार्ड नंबर या एनटीएन नंबर देंगे तो आपको यह वेंडर नंबर शो हो जाएगा वहां। सर, मैंने वही आपसे गुजारिश की ना कि मैंने आपको मोबिलिंग की एग्जांपल दी, आपने गवर्नमेंट की एग्जांपल दी, तो बात वही सिंपल है कि जब भी आप किसी इदारे के साथ, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट के साथ, आप रजिस्टर अपने आप को करते हैं तो वो आपको एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करते हैं ना। जी सर। वही आपका सीरियल नंबर आप उसको कह लें, यूनिक आईडी कह लें, रोल नंबर कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन वो होता है एक यूनिक आईडी होती है। वो सिर्फ उसी इदारे के लिए इंटरनली इस्तेमाल के लिए होती है। जी ठीक। अच्छा सर, ये जो वेंडर नंबर हम लोग अगर करते हैं गवर्नमेंट के साथ, पंजाब गवर्नमेंट के साथ करते हैं सपोज, तो हम जो पंजाब के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं तो उनके साथ भी सारा मामला कर सकते हैं सर्विसेज का। ठीक है। मतलब ये कर सकते हैं ना फिर उसी पे ही, या फिर वो हर डिपार्टमेंट वाइज भी चेंज होगा? यार मेरा जो ख्याल है, पंजाब गवर्नमेंट के अंडर अगर है और उन सारों का सिस्टम सिंक्रोनाइज है तो फिर तो मसला नहीं है, लेकिन अगर हर इदारे ने अपना ही एक सिस्टम बनाया हुआ है तो फिर मुश्किल है। नहीं सर, जो चेंज नहीं होता एक ही रहता है सबके लिए। चलें, अच्छा हो गया जी, ये एक और चलेगा, गवाही आ गई। ठीक है। अच्छा, इसके लिए अब ये है कि ये हमें जाके इसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है अपना नंबर के लिए, वेंडर नंबर के लिए। किसके लिए सर? वेंडर नंबर हासिल करने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है इसकी? जी जी सर, आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। जिस इदारे के अंदर आप टेंडर वगैरह के लिए जा रहे हैं, वहां पे जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं तो उसके बाद वो आपको वहां से वेंडर नंबर इशू करते हैं। नहीं, इदारे की नहीं, मैं बात करूँ गवर्नमेंट की, पंजाब गवर्नमेंट की। इदारों में तो फिर वो जाहिर बात है, कंपनी जो मल्टीनेशनल है या वो तो फिर डिफरेंट, उनका अपना क्राइटेरिया भी कुछ और होगा। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि अगर हम गवर्नमेंट के जो हम कॉन्ट्रैक्ट्स लेना चाहें, कुछ करना चाहें, तो फिर हमें गवर्नमेंट पे के पास जाना पड़ेगा, पंजाब गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। किस तरह से मतलब मेथड है उसकी, कोई वेबसाइट, कोई थोड़ा सा गाइडलाइन देंगे? यार इसका ये है कि मैंने कभी, ये आपने जो है ना टेंडर्स वाला जो काम है,
मैंने कभी किया नहीं। जो बंदा टेंडर्स वगैरह जमा कराता है, ये उससे मुतल्लिका सवाल है। अगर आप लॉ से मुतल्लिका कोई चीज पूछेंगे तो मैं उसकी अच्छी आपकी असिस्ट कर सकूंगा। चले ठीक हो गया सर, मैंने बस अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए दिया था। मैं फिर मजीद थोड़ी सी रिसर्च करता हूँ, फिर जी जी, दोस्तों से जरूर जरूर। कॉन्टेक्ट पे करता हूँ। ठीक हो गया सर। जी सर। नेक्स्ट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर। सर ये सेल्स इनवॉइसेस के ऊपर बात, जब हम सेल्स करते हैं और इनवॉइस सबमिट करते हैं तो कस्टमर्स विद होल्डिंग टैक्स भी काटते हैं, उस पे कुछ अगर आप ब्रीफ कर दें। जी सर, मैं आपका इसमें ग्रामी सर। आमिर सुहेल। आमिर आमिर भाई, मसला ये है कि हम ना असल में नॉर्मली होता ये है कि आपने जो टॉपिक अभी स्टडी किया है ना, आपके जी अगर जी। सवाल उससे मुतलका होते हैं तो अच्छा होता है। अब आप मसला ये है कि विदहोल्डिंग टैक्स का जो मामला है ये हमने आगे जाके पढ़ना है कि जब हम ठीक हो गया, ठीक हो गया। मॉड्यूल 2 में, मेरी मॉड्यूल 3 में। तो मैं इंशाल्लाह, जैसे मैंने आज आपको तमाम सूबों के लॉ दिखाए हैं ना सर, जी जी। इसी तरह तमाम सूबों के और विफाक के और इस्लामाबाद टैक्स जहाँ पे सर्विस यहाँ इस्लामाबाद के अंदर है, आईसीटी एक्ट हम उसको कहते हैं, इन्होंने 7-8 पेज का 10 पेज का एक विदहोल्डिंग के कानून भी बनाए हुए हैं। तो वो भी इंशाल्लाह मैं यहाँ कंपैरेटिव पूरा बना के आपको समझाऊंगा कि अगर आपने इंशाल्लाह। गुड्स की सर्विस, जी गुड्स आप प्रोवाइड करेंगे तो तब विदहोल्डिंग कैसे होगी, अगर आप फर्ज करें केपी चले जाते हैं, सिंध में है तो कैसे होगी, वो इंशाल्लाह हम सर डिटेल में। वो फिर होगा ये कि अभी अगर हम इस बहस में पढ़ेंगे तो जब उस नहीं टॉपिक नहीं, पे मैं पहुंचेंगे जस्ट, तो बड़ी बोरियत। जी जी, मैं समझ गया। तो इट्स इंशाल्लाह इट्स ये मेरी आपसे क्वेश्चन, आमिर भाई आपसे दरखास्त ये होगी कि सवाल अपने इंशाल्लाह जमा रखें, नोट रखें। जैसे ही हम उस टॉपिक पे पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह जरूर हम आपको एंटरटेन करेंगे। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। और जी सर। सर मेरा सवाल ये है कि अगर मैं सर्विसेज बलूचिस्तान में दे रहा हूँ जी और सर। मुझे पंजाब की तरफ से नोटिस आ जाता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का, तो ठीक क्या है। मुझे वहां पे भी रजिस्ट्रेशन करानी होगी? नहीं सर, इसमें सिंपल ये होता है कि आप ये देखेंगे कि आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है और आप बलूचिस्तान में सर्विस सर। कहाँ पे दे रहे हैं। अगर तो आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस और जो रेंडरिंग ऑफ सर्विस है, ठीक है, आपका ठीक ताल्लुक सर। अगर फर्ज करें पंजाब से है लेकिन आप सर्विस आके लाहौर दे रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर आपको सुबह पंजाब के अंदर टैक्स देना है। सही। और अगर आपकी बिजनेस प्लेस भी बलूचिस्तान में है और वहीं पे आप क्वेटा में या उसके कहीं मुलिका सिटीज के अंदर आप वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस, तो इसका मतलब है कि वहां पे फिर बीआरए का हक बनता है कि वो टैक्स लेगा आपसे ना। और अगर सर मैं पंजाब में भी सर्विसेज देना चाह रहा हूँ, मसलन लाइसेंस है मेरे पास, तो तो उसके फिर? लिए उसके लिए फिर आपको सर, अगर आप पंजाब में सर्विस देंगे तो उसके लिए आपको पंजाब में भी अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा अलग से। ठीक सर, यानी दोनों सूबों में अगर मैं सर्विस जी दूंगा जी तो जी दोनों जी में जी। रजिस्टर? और आपका मेरे ख्याल इसमें ग्रामी जुनेद साहब है। जी जी, जुनेद सलीम सर। हाँ जुनेद भाई, मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिनका पाकिस्तान के तमाम सूबों के अंदर हमने रजिस्ट्रेशन कराई हुई है, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान में सर्विस दे रहे हैं। बिल्कुल सर, ये तो टाइप ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। हाँ ठीक है जी, सर, वो थैंक यू हाँ, जहाँ जिस जिस सूबे में आप जाके अपना कारोबार एक्सपेंड करेंगे, आपको वहां जाके उस अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन करनी है और उसके हिस्से का टैक्स उसी को जमा कराना है वहां पे। थैंक यू सर, सो नाइस। वेलकम। नेक्स्ट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हेलो। जी जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे किसी गवर्नमेंट के इदारे में सप्लाई दी है जी जी सर्विसेज, और जी जी। उन्होंने इस्लामाबाद में 15% उन्होंने सर्विस टैक्स डिडक्ट किया है और प्लस इनकम टैक्स 11% डिडक्ट किया है। इसकी समझ ठीक है। नहीं आई। नहीं सर, 11 इसलिए किया है कि आप नॉन फाइलर होंगे। फाइलर के लिए तो आपको पता ना 5.5% है इंडिविजुअल के ऊपर। नहीं, फाइलर भी हूँ। तो नॉन नॉन फाइलर के ऊपर वो टैक्स डबल हो जाता है, तो 5.5 का डबल तो 11 हो गया वो, ठीक है। और जी जी। आगे चल के जैसे ऊपर जुनेद भाई कह रहे थे कि आप फिर अगर आईसीटी के अंदर अपने आपने रजिस्टर नहीं है, तो आईसीटी क्या करता है कि आपकी इनवाइस के ऊपर 15% इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का सेल टैक्स काट लेता है और 11% आपके ऊपर नॉन फाइलर का
इनकम टैक्स काट लेता है। अच्छा, इसकी आईसीटी की रजिस्ट्रेशन अलग करवानी होगी? एफबीआर में बेशक रजिस्ट्रेशन। आईसीटी की आपने सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के अंदर रजिस्ट्रेशन कराई हुई है? जी जी, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। तो आपने इनवाइस के ऊपर 15% टैक्स चार्ज किया था? जी जी, इनवाइस पे तो 15% किया था, लेकिन वो जो इदारा गवर्नमेंट का, उन्होंने 11% इनकम टैक्स अलग काटा है सर, वो 15% अलग काटा है। जी जी, 15 तो उन्होंने काटना था, वो तो ठीक है, वो तो विदहोल्डिंग एजेंट है ना, वो तो काट लिया उन्होंने, वो तो ठीक है, सही है। जी जी वो दूसरी चीज ये है ना कि उसका तो आपको फिलहाल नुकसान नहीं, हाँ फाइल करेंगे अगर तो वो मेहरबानी करें वो भी जमा करा दें तो आपको उस पर एडजस्टमेंट मिल जाएगी। जी जी, अदरवाइज वो तो आपने फर्ज करे 100 रुपए की चीज थी, उसमें 15 रुपए टैक्स ऐड ऐड करके, किया। बिल्कुल। अब 115 किया तो 15 रुपए उन्होंने रख लिए, 100 रुपए फर्ज करें आपको वापस कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम अब ये हो रहा है कि जो 11% है आपका ना, जी 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 क्योंकि वो आपको पता है वो आउट ऑफ द वे आपको पड़ गया। अब मसला ये कि उसमें आप ये देखें कि अगर आप फाइलर हैं तो आप उनसे रब्ता करें, उन्होंने कहे कि मेरा 5.5% बनता था टैक्स, आपने 11 क्यों काटा है? ठीक हो गया। मतलब है कि ये सर जो ये आईसी बेसिकली इनके ऊपर ना सर्विसेज का टैक्स कटा है 11%, सर्विसेज का, सप्लाईज का नहीं कटा इनका। नहीं, वो अलग अलग काटा है ना, 11% वो भी इनकम टैक्स की मद में काटा है। सेल टैक्स विद सेल टैक्स विदहेल्ड होता है, सेल्स टैक्स का 20% विदहेल्ड किया जाता है, वो अलग होता है। और इनकम टैक्स जो 11% काटा है वो आपका सर्विसेज के अगेंस्ट पे काटा है, नहीं, सर्विसेज के अगेंस्ट सप्लाईज पे के अगेंस्ट पे नहीं काटा है इन्होंने। नहीं नहीं उसमें सेल टैक्स होता ही नहीं है सर्विसेज पे। सर्विसेज पे तो वो आईसीटी के रूल के मुताबिक 15% उन्होंने ले लिया, ठीक है। और इनकम टैक्स 5.5 की बजाय उन्होंने 11% डिडक्ट किया है। नहीं, आपने सर्विस दी है ना, आपने सर्विस दी है, वो सही आपने कह रहे सर्विस दी है तो वो हैं, 11% टैक्स बनता है उस पर। वो सही जी कह जी रहे हैं, सर, सर्विस पे काइंडली इनकम टैक्स। एक एक आदमी रिप्लाई करेंगे। जी जी, प्लीज वन बाय वन रिप्लाई करें, अच्छा है, ये जी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन है, जी, सबको फायदा होगा इससे। हाँ, नहीं नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, कंफ्यूजन हो रही थी। भाई ने सर्विसेज दी हैं तो होता ये है कि सर्विसेज पे जो सेल टैक्स होता है उसका 20% भी विदहेल्ड होता है, और मजीद ग्रॉस फिगर जो होती है उसके ऊपर सर्विसेज का विदहोल्डिंग टैक्स, इनकम टैक्स जो कहलाता है वो 11% है। वो नॉन कंपनीज का, कंपनीज का 10 है तो इसका 11% है। तो वो दो चीजें इनकी डिडक्ट हुई हैं, ये अलग अलग है। इन्होंने नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट इन पर अप्लाई नहीं होता, सर्विसेज का टैक्स काटा है, मैं ये कहना चाह रहा था बस। ओके ठीक है, आई अंडरस्टैंड सर, और ठीक है सर, आपका क्लियर हो गया पॉइंट। क्या जी, ठीक है जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। सर इजाजत हो तो मैं एक सवाल कर लूं? इलियास भाई आप करें क्वेश्चन, क्यों नहीं। सर ये बताइए कि ये जीरो रेट में और इसमें एग्जेम्प्ट गुड्स में क्या फर्क है सर? बुनियादी तौर पर तो दोनों का अगर रिजल्ट देखें तो वो जीरो ही आता है, लेकिन इन दोनों के लिए सेक्शन 4 और सेक्शन 13 क्यों रखा गया है? सर इसलिए इनकी जो एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स है ना वो डिफरेंट है। जो आपकी जीरो रेटेड होती है, फर्ज करें आपने एक प्रोडक्ट है उसका रॉ मटेरियल खरीदा और उससे जीरो रेटेड गुड्स बनाते हैं, तो उसके ऊपर जो इनपुट होता है वो आपका रिफंडेबल भी है, एडजस्टेबल भी है, ठीक है। और अगर आप उसी से एग्जेम्प्ट गुड्स बनाते हैं तो उसका जो इनपुट होता है, यानी कि जो परचेजेस के ऊपर आपने टैक्स दिया होता है, उसकी एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलती और रिफंड भी नहीं बाज़ औक़ात मिल रहा होता। अभी और इसके अलावा थोड़ा सा फर्क ये भी है कि उसमें एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, और एग्जेम्प्टेड गुड्स में जितना भी इनपुट का सेल्स टैक्स होता है वो सारा इनएडमिसिबल हो जाता है। इनएडमिसिबल, वही ना, वो नहीं आपको एडजस्टमेंट मिल रही होती उस पर। सर वो कल मेरी जो किताबों वाली बात थी, इस हिसाब से वो इनएडमिसिबल हो जाएगा? जी जी, वो हो जाएगी, ये मैंने बाद में थोड़ा सा इसके ऊपर देखा था, क्योंकि होता यह है कि जब आप क्लास पढ़ाने के लिए बैठते हैं ना सर, तो आपको शायद अंदाजा, जो लोग जैसे इलियास भाई प्रैक्टिस करते हैं खुद, तो ये होता है कि जब भी क्लाइंट का क्वेश्चन आता है तो अगर आपने इमीडिएटली कोई चीज डील की होती है तो वो चीजें टॉप ऑफ द माइंड होती हैं, आप फौरन उनको आंसर कर देते हैं। बाद औक़ात फिर उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है, फिर जवाब देना पड़ता है। जबकि यहाँ पे हमारा स्टाइल ये है कि एक वाइवा स्टाइल है, आपकी तरफ से सवाल आएगा, मुझे उसका आंसर करना है, तो जो चीजें टॉप ऑफ द माइंड मेरे पास होती है मैं फौरन आंसर कर देता हूँ। बाद औक़ात मैं कहता हूँ इसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो वो बिल्कुल कल मैंने ये बात की थी, लेकिन उसमें
अगेन वही है कि अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स वाला इनपुट है तो वो आपको एग्जेम्प्ट मतलब वो आपको एडजस्टमेंट नहीं उसकी मिलेगी ना रिफंड मिलेगा। अच्छा, जी अब सर। बात ये है ना सर कि मैं सवाल थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ अपना कल ही वाला। जी जी। पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड है, आपको किताब चाहिए 100 रुपए की, ठीक है सर। ठीक है। किताब मैंने आपको दे दी, 100 रुपए की सप्लाई कर दी आपको, ठीक है जी। उसके लिए जी मैंने जी। कागज खरीदा और सेल्स टैक्स अदा करके कागज खरीदा। मुझे जी जी। 90 रुपए का पड़ा होगा सेल्स टैक्स के साथ, या 70 रुपए का, या हो सकता है 105 रुपए का, जी ठीक जी। है सर। है उसके लिए जो है वो, बहरहाल, अब आप बताइए ना, वो सेल्स टैक्स जो मेरा आ गया, वो जो मैंने शो भी कर दिया अपनी रिटर्न के अंदर, परचेज में नेक्स्ट ए में जाकर कैरी कर ली इनवॉइसेस, वो मैं सारा इनएडमिसिबल कर दूंगा। इनएडमिसिबल सर आपको करना पड़ेगा, और उसकी जो कॉस्टिंग है आप ये करेंगे, अब देखें आपने रिकवर भी तो कहीं से करना है ना उसको। तो कॉस्टिंग का सर रूल ये होता है कि जो टैक्सेस की एडजस्टमेंट आपको मिल रही होती है वो आप नॉर्मली खर्चों में नहीं डालते, ठीक है, क्योंकि वो आपका खर्चा नहीं है, वो आपको 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एडजस्टमेंट की मद में आपको वापस मिल जाएगा गवर्नमेंट से ना। तो आप उसको इनएडमिसिबल में डाल के वहां पे जीरो करेंगे, और जितना वो आप मेरे ख्याल है कुछ करोड़ों में कल बता रहे थे, तो वो आपकी जो एडजस्टमेंट है उसको कॉस्ट का पार्ट बना के वो क्लाइंट से रिकवर कर लेंगे। सही। अच्छा सर, अब ये चीज जो आपने मुझे बताई कहीं पर लिखी हुई है? जी जी सर, इस पे भी वही बात है कि आज तो नहीं, कल आपको मैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब मैं आता हूँ फार्मास्यूटिकल की तरफ सर, ठीक है सर। फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर लेगा इंपोर्टर से या मैन्युफैक्चरर से, उसको 1% अदा करेगा, जी जी। ठीक है सर। 1% अदा करेगा। लेट से उसने 1 करोड़ का माल खरीदा, 1 लाख रुपए मैन्युफैक्चरर को दिया, ठीक है सर, शो हुआ। आगे उसने 1 करोड़ का माल बेच भी दिया, 1 करोड़ 5 लाख का बेच दिया। लेकिन वो 1% जो उसने इंपोर्टर को अदा किया था, जो कि शो भी हो रहा है सिस्टम के ऊपर, आ भी रहा है रिटर्न में के फेस पर शो भी होता है, वो इनएडमिसिबल में डाल देता है, डाल देगा। क्यों? क्योंकि 8 शेड्यूल में वाजे लिखा हुआ है बिल्कुल। एडमिसिबल होगा, और वो आप उसको फर्दर आप ना पास ऑन कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ऐसा अब ही आ है। जाए किताब के ऊपर। किताब के हवाले से कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है कि इस तरह से जो करेगा वो जो है उसका इनपुट वो आगे क्लेम नहीं कर सकता है, और वो जो है इनएडमिसिबल में उसको डाल देगा। मैंने आपसे, आपको शायद याद होगा, हमने कल एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था अपॉर्शनमेंट ऑफ टैक्स का ना। लॉ के अंदर उन्होंने ये बताया है कि अगर फर्ज करें आपके केस में तो आपने सारी एग्जाम्प्ट सप्लाईज कर दी ना, अगर आप टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे होते तो आप क्या करते कि टोटल इनपुट को एग्जाम्प्ट में और टैक्सेबल के अंदर डिवाइड करते, और जितना एग्जाम्प्ट का पोर्शन था उसको इंडिविजुअल में डाल देते, और टैक्सेबल वाला जो पोर्शन था उसको आगे क्लेम कर लेते। और अगर आप सारे का सारे को लेके आगे क्लेम की तरफ या एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे तो माइट भी आपको जो है वो नोटिस आ सकता है इसके ऊपर। ठीक है। बाकी जो आपकी आपकी तसल्ली है इसके ऊपर, डेफिनेटली मैंने कल भी आपसे कमेंट किया था, बट माजरत आपसे, क्यों मेरे थोड़े से हैट्स बहुत ज्यादा हैं, वो कल एक हमने एक पॉलिसी के ऊपर काम करना था, मैं जैसी क्लास खत्म हुई तो फिर मैं एक फाइनेंस की मेरी पॉलिसी थी मैं उस पे, और वो एक हमारा एक लंबा काम चलता रहा, आज भी पूरा दिन एक दो हेयरिंग्स थी, तो उस वजह से आपने मेरे ख्याल है कल एक जजमेंट का भी जिक्र किया था रिफंड के हवाले से, मुझे भी याद पड़ रही है। मुझे इससे तो चाहिए थी। जी जी, वो आज माजरत आपसे करूंगा, और ये जो अभी आप ये कह रहे हैं ना एडजस्टमेंट के हवाले से, इस पे भी मैं कोशिश करूंगा कि कल इंशाल्लाह कोई ना कोई मटेरियल आपको लाजमी प्रोवाइड करूं। ठीक है सर, ठीक है सर। वेलकम सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सर मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ सर, अगर इजाजत हो, या किसी और साथी ने सवाल करना है? एक क्वेश्चन है सर। जी जी प्लीज। सर मेरा बिजनेस रजिस्टर इधर है पंजाब में, ठीक है। लेकिन मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ आईसीटी इस्लामाबाद में। ठीक है सर। तो मतलब कि फिर कौन सा टैक्स देना पड़ेगा, सेल टैक्स? नहीं, अगर आप सर किस सेल्स टैक्स, इलाके? मैंने गुजारिश की ना कि इस्लामाबाद का आप देखें, यहाँ पे फिर ये है कि आपको एफबीआर के साथ भी अपनी रजिस्ट्रेशन रखनी पड़ेगी, ताकि जो इनवाइसेज आप इस्लामाबाद के अंदर करते हैं उन पे जो टैक्सेस होते हैं वो आपके इधर एफबीआर में जमा होंगे, और पंजाब वाले पंजाब में जमा होंगे। मतलब कि रजिस्टर इधर है, करता उधर हूँ, तो फिर दोनों वो नहीं, अथॉरिटीज के इसमें साथ बात रजिस्ट्रेशन वो होगी? नहीं, बात यह है कि आप इधर की भी रजिस्ट्रेशन ले लेना, आपने तो सिंपल ये देखना है
कि जो सर्विस इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर रेंडर होंगी। अब देखें ना, मैं तो इस्लामाबाद के अंदर, मैं पिंडी इस्लामाबाद से ही हूँ, तो आप ये देखें 6 रोड है ना, 6 रोड से इस तरफ रावलपिंडी है, सही है। उस तरफ आप बिल्कुल। चले जाएं, जैसे फैजाबाद से उस तरफ चले जाएं तो सेक्टर I8 है, I9 है, I10 है, तो उधर आप बिल्कुल। चले जाएंगे तो इस्लामाबाद के अंदर है। सड़क क्रॉस करके इधर आएंगे तो आप पंजाब के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपल देखना ये है ना कि आप सर्विस कहाँ पे रेंडर कर रहे हैं। अगर आप पिंडी शहर के अंदर कर रहे हैं तो आप पंजाब में देंगे टैक्स। अगर आप सड़क से उस तरफ हैं, 6 रोड से उस तरफ हैं, तो आप इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर हैं, आप टैक्स वहां पे देंगे फिर। सही है, मतलब इसमें रजिस्ट्रेशन का कोई इशू नहीं है जिधर भी हो। नहीं, जिधर भी नहीं हो, आप दोनों जगह पे करवा लें, अगर आप पंजाब में भी सर्विस दे रहे हैं और इस्लामाबाद में भी दे रहे हैं तो, क्योंकि इनका टैक्स अलग अलग आपने जमा कराना है। सही है, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर इजाजत हो मैं एक पूछ लूं। जी सर प्लीज। सर ये सेक्शन 11 जो है, 11(2) स्पेशली, सर ये किसका डोमेन है इसमें शोकाज करने का, कमिश्नर का या किसी का भी, या कोई भी शोकाज कर सकता है, कोई भी ऑफिसर? सेक्शन 30 को जहन में रखते हुए, 31, 30, 31, 32 को सर। आपका सवाल क्या है, वो आप सवाल आगे ले आए। सर मेरा ये कहना है कि सेक्शन 11 के तहत जो है, सेक्शन 11 जो शोकाज का सेक्शन है, उसका डोमेन सिर्फ कमिश्नर के पास है, कमिश्नर जोन के पास है। ठीक ना है, कोई, ना कोई डीसी, ना कोई एसी, कोई ठीक नहीं है, कर सकता। ठीक है सर। ठीक है, मिसाल मैं ऐसे देता हूं आपको कि हमारी पुलिस फोर्स है, ठीक है सर, ठीक है। उसमें बल है ग्रेड 4 या 5 का, वो भी पुलिस है। हाँ, उसका जो है, वो भी पुलिस है। SHO भी पुलिस है, DIG भी पुलिस है, IG भी पुलिस है। ठीक है सर, ठीक है। सारे, लेकिन सबके इख्तियारात अलग अलग हैं। इस हवाले मतलब चलिए, इस मैं इलियास भाई आपसे एक चीज में थोड़ी सी माजरत ये करूंगा कि आपके जो ये टेक्निकल सवाल है ना सर, इसके ऊपर ना बहुत ज्यादा डिटेल जजमेंट्स हैं, जिसमें पावर्स हैं, डेलीगेशन ऑफ पावर है, इसके ऊपर बड़ी लंबी बहस है ना। और इसमें बहुत सारे केसेस जो हैं वो ट्रिब्यूनल से नल एंड वाइड भी हो गए, सिर्फ इसी रीजन पे कि जी पावर थी। बाज औकात ये होता है कि RTO ने आगे पावर डेलीगेट की होती है, फिर वो भी देखना पड़ता है कि क्या डेलीगेटेड पावर वाला बंदा जो है वो कर सकता है। अगर वो उसने नीचे एडिशनल को या असिस्टेंट कमिश्नर को ये पावर डेलीगेट की हुई है तो फिर वो डेलीगेशन में देखा जाता है। तो इस तरह मसला ये बात करने का इलियास भाई कि आप एडमिन से नंबर जो है वो मेरा ले लें या अपना मुझे दे दें, ये फिर हम प्राइवेटली इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। ये जो बिल्कुल न्यू कमर है, ये हमारी इस लंबी और इस लीगल बहस से बहुत बोर होंगे। और दूसरा ये, अभी आप देख रहे हैं ना, कुछ दोस्त अभी फर्स्ट टाइमर है ना, तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आपको अगर किस तरह का क्वेश्चन है, आपका चूंकि प्रैक्टिस भी आप करते हैं, तो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लिया करें। और हम इंशाल्लाह इस तरह का अगर आपका कोई सवाल होता है तो उसको हम वहां पे एड्रेस कर लिया करेंगे। ठीक है सर, ठीक हाँ, है क्योंकि सर। ये जो आप मुझे बात कर रहे हैं ना सर, इसके ऊपर हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, इसमें बड़े सारे सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स हैं, और ये बड़ी डीप बात आप कर रहे हैं। ये जो जितने भी हमारे यहाँ पे दोस्त हैं जो रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं है, उनके लिए ये बहुत ही हैवी बात हो जाएगी। फिर होगा ये कि आप और मैं अगले 15 मिनट डिस्कशन करते रहेंगे, ये जितने दोस्त हैं इनके ऊपर से गुजरता रहेंगी चीजें। सर बस मैं आपको एक पॉइंट दे देता हूँ, हमजा नासिर वायर वाला जजमेंट आपको याद होगा सर। जी जी। तहस नहस कर दिया था मामला, जो जुरिस्डिक्शन वाला। फिर जी उसके जी। बाद जब सर के पास गया सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर उन्होंने उस FBR के हक में कर दिया। अभी रिसेंट इसी 2024 में फाइज ईसा साहब की सर जजमेंट आई है। जुरिस्डिक्शन के सवाल को उठाया और उन्होंने यही उसमें कहा है, बिल्कुल ताजी है, मैं आपको नाम भी मुझे भी याद नहीं, जस्ट 2 पेजेस की है। ठीक है। उसका कि नहीं जनाब, जिसका काम था उसी का है वो। फिर ये रिव्यू में गया FBR, तो उन्होंने फिर मजीद उसको कर दिया था, आइंदा से जो पावर डेलीगेट करेगा वो आइंदा से ऑफिशियल गजट में भी वो देगा, FBR की साइट पर वो शो भी होना चाहिए ऐसे कि ही, मैंने बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा ही है। सेक्शन की पावर दी है। क्योंकि सर बात ये है ना, मैं बात खत्म करता हूँ अपनी, क्योंकि सर एक जो ये कमिश्नर की पावर है ना सर, ये तो इसको दी हुई है कानून ने, यानी पार्लियामेंट ने दी हुई है, जी ये जी। वो नहीं है। तो जो इसको कानून ने पावर दी हुई है, अभी क्या एक चीफ जस्टिस अपनी पावर किसी दूसरे जज को दे सकता है? नहीं दे सकता। IG अपनी पावर अब किसी SP को दे सकता है? नहीं दे सकता है। उनका अपने बाई लाज हैं, अपने लाज हैं, वो नहीं कर सकता। मतलब मेरा कहना है ऐसे मकसद ही। ये। और इसी वाले से सर मैं आपसे कोई ज़रा इनपुट भी चाहता हूँ, मतलब है मेरे केस को इस नौयत के हैं कि इसी तरह इसी नहीं सवाल पर बेस कर रहे हैं।
तो इस हवाले से डेफिनेटली आप एडमिन से नंबर ले लीजिएगा, फिर व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह हम इस तरह की जो है ना, जिसे कहते हैं ना सही इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, वो हम वहां पे कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, दुरुस्त। थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, वेलकम सर। सर मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, बस ये है कि सर और भी मतलब मैं भी एक्चुअली में सीए फाइनलिस्ट हूँ और मैं भी साथ में प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, तो ठीक है। इट विल बी वेरी सफिशिएंट फॉर मी एज वेल कि मतलब हम इस तरह की थोड़ी बहुत डिस्कशन इधर ही मतलब थोड़ी कर लें, तो ताकि मेरी भी थोड़ी अगर कोई इश्यूज होंगे तो मैं भी उसको साथ ही से डिस्कस कर लिया करूँगा। नहीं नहीं, आपका अगर को देखें, क्वेश्चन ये है कि अगर हम स्टेप वाइज चल रहे हैं, तो मेरी थोड़ी कोशिश ये होती है कि जितने भी बाकी दोस्त हैं वो भी साथ साथ चलें। फर्स्ट करें, आप किसी फॉरवर्ड क्लास का सवाल अभी पूछ लेंगे, फिर वहां पे जाके एड्रेस करना, यहाँ एड्रेस करना, क्योंकि आपने मॉड्यूल्स देखे हैं ना हमारे मॉड्यूल्स के अंदर कि हमने किस क्लास में क्या डिस्कस करना है। तो मेरी नहीं नहीं तमाम दोस्तों एक्चुअली से में एक तो ये गुजारिश भी होगी कि आप कोशिश ये करेंगे, फर्स्ट करें नेक्स्ट हमारा लेक्चर है उसमें जितने टॉपिक्स हैं, उसमें जितने आपके मसाइल हैं, कोशिश करें उस टॉपिक और मॉड्यूल ओरिएंटेड आप रहेंगे तो सबको फायदा भी होगा, और हम सब जो है एक तरतीब के साथ आगे चलेंगे। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे ओपन हाउस रखा होता है, जैसे ऊपर अलियास साहब आए, इसी तरह ऊपर दो तीन दोस्त आए, उन्होंने अपने प्रैक्टिस के मसले जो है वो भी डिस्कस किए, तो कोई इशू नहीं है, आप सब दोस्त हैं, और जाहिर है इससे मेरे इल्म में भी इजाफा होता है, तो मैं वो वेलकम करता हूँ। लेकिन उससे नुकसान ये होता है सर कि मोहसिन भाई के बहुत से जो बाकी दोस्त हैं वो और आप सेम पेज पे नहीं है, उससे फिर बड़ा थोड़ा सा मसला बनता है। अभी भी अगर आपका कोई सवाल है मैं वेलकम करूंगा, प्लीज आप कर सकते हैं। नहीं नहीं सर, एक्चुअली में अभी तो मेरा क्वेश्चन ही अभी तक तो जो आपने जो पढ़ाया तो मैंने उसे देखा भी होगा और चीज़ें उस पर मैंने मतलब स्टडी भी की हुई है, तो मेरे पास यही था कि जो आप मतलब साथ वाले भाई से कह रहे थे कि मतलब व्हाट्सएप कर दें, तो मतलब ऐसा भी हो सकता है शायद कि मेरा पॉइंट मेरा इंक्रीज हो जाए या मैं कोई एडिशन कर दूं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर थोड़ा सा मतलब जैसे उन्होंने कोई एक क्वेश्चन किया केस के बारे में, बस थोड़ा सा डिस्कस हो जाए ताकि मैं उसको नोट डाउन करके मैं अपना भी मतलब स्टडी कर लूँ, फिर अगर मेरा कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपसे भी डिस्कस कर सकूँ सर। मोहसिन, मेरी एक बात याद रखना, प्रैक्टिस के अंदर सिर्फ आप वही चीजें सीख सकते हैं जो आपके मसाइल होते हैं। वो इसके अलावा जितनी थ्योरी आप रट लेंगे, सुन लेंगे सिनारियो, उसका कोई फायदा नहीं। हाँ, ऊपर इलियास साहब चीजें डिस्कस करते हैं, वो उनके प्रैक्टिस का पार्ट है। अच्छा, वो हम जब डिस्कस करते हैं तो उससे उनको फायदा होता है, बहुत सारी चीजें उनके केसेस में काम आती है। मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि आप अपना रेलिवेंट मसला लेके आएंगे। अब सीखने को पता है कि आप पूरा ऑर्डिनेंस का जो 74 75 सेक्शन है आप जबानी याद कर लें, आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको वाकई कोई प्रैक्टिकल मसले आ रहे हैं, उसके अंदर आप लॉ को अप्लाई कर रहे हैं, वो चीज आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर दूसरे का मसला भी है तो वो अगर आपके मसले से रेलेवेंट है तो आपको समझ आएगा, वरना सारी चीजें आपके ऊपर से गुजर जाएंगी। सर ये सर तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही बात की आपको अगर रेलेवेंसी के साथ पढ़ा जाए तभी समझ में आता है, वरना समझ। एग्जैक्टली। अच्छा सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे सर। सर जी ये प्लीज। सेल्स sections हैं सर, जैसे सेक्शन डेफिनेशंस का जैसे 243A है ना, ये जी जी। ये आप थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन कीजिएगा, स्पेशली क्लास जी जो है इसमें एक वो। नहीं, मैं इलियास भाई आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए आप जितनी हमारी क्लास में लोग हैं ना, आप बहुत सौ से एडवांस हैं, ठीक है। नहीं हूँ सर नहीं नहीं, मैं। मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ सर, वही है जैसे अब देखें हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास के अंदर जितने टॉपिक्स हैं, अगर आप उससे रेलेवेंट, जैसे नीचे दोस्त ने कहा कि इलियास साहब जब सवाल करते हैं आप उसका जवाब कर देते हैं, डिस्कशन होती है, हम उससे सीखते हैं, तो अगर आप रेलेवेंट रहेंगे ना तो बहुत फायदा होगा। जैसे हम नेक्स्ट के अंदर हमने रजिस्ट्रेशन वगैरह देखनी है, वो जो नेक्स्ट मॉड्यूल की चीजें, अगर आप उसके ऊपर सवाल बना के लेके आएंगे तो मुझे आंसर करने में भी, प्लस ये है कि हम आपको भी इंकरेज करेंगे कि आप भी माशाल्लाह प्रैक्टिकल बंदे हैं, आप भी उसके अंदर कोई ऐड करें तो हम सब मिल के सीखेंगे उसके अंदर। सजेशन यही था सर कि मतलब मैं दो तीन सेक्शंस के नाम आपको बताऊंगा सर, उस पर आप जो है ना अच्छा से सर फोकस कीजिएगा। एक 243A है, डेफिनेशन का ही है। जी सेक्शन जी। 11, सेक्शन 33 है, 38 है, और सर ये 73 है। ये 3 4 5 पूरा सेल्स टैक्स सर यही है, यही 3 4 5 सेक्शंस के गिर्द घूमता है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। जी बेहतर है सर, इंशाल्लाह। ये आप ना थोड़ा नंबर लेके एडमिन से प्लीज मुझे ना मैसेज कर दीजिएगा ये चीजें, मैं इंशाल्लाह फिर इस पे ना जब हम डिटेल लॉ की तरफ जाएंगे तो उसमें उसको इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। डिस्कशन के भाई क्या है और क्या नहीं है, ये क्या हो सकता है इसमें, मतलब सलाम इसमें अलैकुम सर। क्या। जी सर, वालेकुम सलाम जी। अली।
सर मेरा क्वेश्चन था, मैं ना फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो उसकी रिकन्सिलेशन देखता हूँ उसमें सर। कुछ कंपनीज हैं जो 1% जो हमें ना सेल टैक्स ऐड कर देती हैं, फिर वो माइनस कर देती हैं। कुछ कंपनीज इस तरह का आ रही हैं, तो उसके पीछे सर रीजन जानना चाहूंगा कि वो बिहाफ ऑफ दी जो एंड कंज्यूमर है उनके बिहाफ पे वो क्या करते हैं, विद होल्डिंग टैक्स जमा करवा रहे होते हैं या क्या कर। नहीं, जो मुझे लग रहा है अली, अपेरेंटली जो आप बात कर रहे हैं सेल्स टैक्स 1%, जो जिनको तो एडजस्टमेंट मिल जाती है ना, उनको ऐड जी करने की सर। जरूरत नहीं है। जैसे ऊपर इलियास साहब के साथ में केस डिस्कस करते हुए आपको बता रहा था कि बाज औकात क्या होता है कि अगर तो आपने जो 1% दिया उसी की गवर्नमेंट ने आपको 1% की एडजस्टमेंट दे दी, इसका मतलब है ना वो आमदन रहा ना खर्चा रहा, आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया उसका। ठीक है। एक दूसरी सूरत हाल ये होती है कि अगर आपने पे कर दिया, आपको आगे एडजस्टमेंट मिल नहीं रही होती, जब मिल नहीं रही होती तो वो आपका खर्चा बन जाता है। जब खर्चा बन जाता है तो उसको बाज औकात 1% को फिर बाज कंपनियां अपनी कॉस्ट के अंदर जो है वो ऐड कर लेती हैं। सही सर, लेकिन जो सर मैंने रिसर्च किया या पढ़ा है ना कि ये मिलता नहीं है। मैंने यूट्यूब पे भी एक दो लोगों के लेक्चर्स या बात सुनी है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलता। सर जी, ये तो मैंने कल भी डिस्कस किया था, इलियास साहब भी थे, सारे दोस्तों से रिफंड के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो रिफंड जो है ना, वो तो सीधी सी बात है कि आसानी से पाकिस्तान के अंदर जो इनके इकोनॉमिक मसाइल हैं, जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, तो वो तो वैसे भी जो ऑफिसर होता है वो आपको रिफंड देने के किसी और भी मूड में नहीं होता। सर इवन ये विद होल्डिंग टैक्स में भी नहीं हो रहा होता, इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होता, विद कुछ भी होल्डिंग नहीं टैक्स हो का रहा। सर ये होता है कि बाज इदारे, जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारे होते हैं, वो आपसे टैक्स ले लेते हैं और वो आपके अकाउंट में जमा नहीं कराते, वो बल्क में जमा करा देते हैं। जी तो सर। टैक्स तो आपका कट चुका होता है, विदहोल्ड भी हो चुका होता है, लेकिन वो बाज औकात आपके पोर्टल के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से आपको एडजस्टमेंट मिल नहीं रही होती उसके ऊपर। बाज औकात फिर उसके ऊपर दोबारा से भी टैक्स कई सूरतों में जमा कराना पड़ जाता है। तो सर इसके पीछे जरूरत क्या पड़ी कि ये गवर्नमेंट को अचानक से 1% जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ा। नहीं नहीं, देखें, बात ये नहीं है, बात ये होती है बाज औकात अली के कंप्लायंस करानी होती है गवर्नमेंट ने ना। अब होता यह है कि जब आप सेल शो करते हैं तो आपको पता है हर महीने अपनी सेल भी शो करेंगे, अपनी परचेजेस भी शो करेंगे, हर चीज गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के ऊपर जा रही होती है। तो बाज औकात ये जो ऐसे ही है। छोटे छोटे जो टैक्स लगाए जा रहे होते हैं, इसका मकसद ये होता है कि आपकी जो इकोनॉमी है उसकी डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, ताकि सही। देने वाला भी, लेने वाला भी, बेचने वाला भी, खरीदने वाला भी, सारे जो हैं वो गवर्नमेंट सारे के सारे नेटवर्क में आ सकते। एग्जैक्टली सब नेट में ऊपर आ जाएं। अब ये पिछले दिनों जब शब्बर जैदी साहब थे, तो उन्होंने बहुत ज्यादा रिटेलर के ऊपर फोकस किया, उन्होंने ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम लगाए। तो ये सारी जो एक्टिविटी हो रही थी, इसका मकसद सिर्फ यही था कि किसी तरीके से लोगों को इस नेट के अंदर लाया जाए। सही सर, अभी ये यही केस जो है ये प्रॉपर्टीज के इम्प्लीमेंट करने लगे हैं सोसाइटी से। जी जी, वो इंशाल्लाह अभी हम देखते हैं, नेक्स्ट बजट जब आता है देखते हैं उसमें क्या चेंजेस आती हैं फिर। सही। थैंक यू चले, सर। वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये मैंने पूछना था, ये जो वेंडर होते हैं, जैसे कोई मैन्युफैक्चरर वेंडर है, किसी कंपनी के साथ काम कर रहा होता है, अब वो कंपनी जो होती है उसको जब वेंडर इनवॉइस भेजता है 18% टैक्स लगा के, हम्म। वो क्या करते हैं, वो 4 to 5% डिडक्ट करके फिर आपको वो ही कहते हैं कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें। हम फिर रिटर्न फाइल करते हैं तो वो आगे से 11% या इतना कटने के बाद कोई 3 से 4% बचता है। ये क्या साइकिल है, मतलब ये वेंडर का, और ये क्या हिसाब किताब होता है जो बचत होती है ऑनर जो टैक्स पेयर है। पहली तो बात अली है कि जो हम सेल्स टैक्स स्टडी कर रहे हैं, तो सेल्स टैक्स को लेके मेरा ये बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है कि सेल्स टैक्स अगर तो प्रॉपरली जो कट रहा है वो आपके नाम पे जमा करा रहा है, आप आगे प्रॉपरली चार्ज कर रहे हैं, तो सेल्स टैक्स तो ना आपकी इनकम होता है ना आपका खर्चा होता है। ठीक है। अच्छा। अब देखें ना, 100 रुपए की अगर आप एक चीज बेचते हैं तो आप क्या करते हैं कि उसमें अपनी लागत, उसमें अपने खर्चे, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन डाल के आप एक कीमत तय करते हैं ना कि मैं 100 की बेचूंगा इसको। ठीक है। जी। अब सेल्स टैक्स उस 100 के ऊपर लग रहा होता है, तो मतलब अगर आपने 18% मुझे बेचा है तो आप मेरे से 18% लेके आगे गवर्नमेंट को जमा करा देंगे, आपकी ना इनकम हुई ना उस पर खर्चा हुआ। ठीक है। जी।
तो आपने जो बचत का एलिमेंट की आप बात कर रहे हैं उसका ताल्लुक सेल्स टैक्स से नहीं होता, अगर वो फेयरली चल रहा होता है तो। अच्छा, जी जी। लेकिन हम ना पाक स्टार के साथ काम कर रहे हैं, ये जी रिक्शा जी। बनाता है लोडर। अब होता है ऐसा है कि हमारी अगर कोई परचेज की इनवॉइस मिस हो जाती है या कुछ इस तरह का हो जाता है, या कोई हम लोकल लोकल इनवॉइस के ऊपर हम अगर कोई उनको चीज भेज देते हैं, मसलन एक लॉट है, वो लाख रुपए की है, वो हमने बगैर इनवॉइस के भेज दी उनको और उनसे हम्म कैश ले लिया। हम्म। लेकिन गवर्नमेंट को जो परचेज शो करवाई है वो उसमें वो लाख शो होता है, लेकिन सेल में लाख नहीं शो हो रहा, ना हमने उसको डेड किया ना स्क्रैप किया। नहीं, आप देखें तो दो चीजें वो इसको जो हम करते हैं, हाँ, इसको वो कहते हैं इनवाइस सेपरेशन। वकील परचेज करता है, वो इस जी तरह जी, करके वो करता है, मैं मैं समझ उस गया हूँ वाले आपकी परचेज बात, में। वो सेपरेशन ऑफ हाँ, सेल्स ये टैक्स का चीज क्या मामला है। है, हो जाता है। अच्छा अच्छा होता अच्छा। यही है कि या तो फिर इसमें दो ऑप्शंस होती हैं, आप वॉलेंटियरली उसके ऊपर टैक्स जमा करा दो, जो आप कैश में पकड़ रहे हो तो आपका जो डिफरेंस है वो कभी नहीं आएगा, सही है। अच्छा लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड पार्टी को भी सेल कर रहे हैं तो आप तो जीएसटी वाले बंदे हैं ना, आप तो अपनी जीएसटी इनवाइस ही देंगे। जी। तो आप उसको, होता फिर हमारे यहाँ ये है कि जब हम कैश पे बेचते हैं तो हम कहते हैं इसको नॉन जीएसटी बेच देते हैं, तो नॉन जीएसटी मत बेचो। अगर नॉन जीएसटी बेचोगे तो फिर जेब से देना पड़ जाएगा टैक्स। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, आपने मुझे लाख रुपए का माल दिया, उसके ऊपर 18% टैक्स चार्ज नहीं किया, सही है। जी। लेकिन वो परचेजेस में ऐड हो गया, कल जब ऑडिट होगा या सेल्स टैक्स का नोटिस आपको आएगा तो वो तो आपको बोलेंगे कि ये लाख रुपए पे टैक्स क्यों नहीं दिया। अब अगर आप बेचते हुए मुझे चार्ज करते तो आपको जेब से ना देना पड़ता, ठीक है, वो आप 1,18,000 मुझसे ले लेते, ठीक है। सही। लेकिन अब आपने किया ये कि आपने बेचते हुए मुझे चार्ज नहीं किया, आपने सेल चुप करके कर दी। अब वो टोटल जब परचेजेस के अंदर आएगा और अल्लाह ना करे आपके ऊपर अगर ऑडिट सेल्स टैक्स का ओपन होता है तो वो फिर जाहिर है उस लाख के ऊपर तो आपसे टैक्स लेंगे। तो ये उस जो सूरत में ऑडिट उस सूरत में ऑडिट का उस साइकिल हम कब, मसलन ऑडिट में के चक्कर में हम कब आते हैं, हम मतलब मिसाल के तौर पे मैं आपको अपना बता दूं, हम 30-35 लाख का सेल करते हैं महीने का, उसमें हम्म से जो 5-6 लाख है ना वो हम लोकल सेल कर देते हैं, लोकल इनवाइस पे, यानी वो रजिस्टर्ड इनवाइस नहीं है वैसे। हम्म। ठीक है, जो सेल टैक्स इनवाइस है वो कंपनी को चला जाता है, 5-6 लाख का जो सामान है वो हम लोकल कर देते हैं। अब जो परचेज की है, कुछ चीज हमारी इनवॉइस परचेज होती है, कुछ हमारी मसलन स्क्रैप से हमने चीज उठा के उसी को बैलेंस किया होता है। तो ये इसमें जब ऑडिट होगा तो ऑडिट में हमारे हमें वो कंपनसेट करेंगे, जहाँ मसलन कि हम गिरफ्त में ही आएंगे। नहीं यार, आपकी चीजें अगर तो क्लियर नहीं है, आपको भी पता होता है जो आपने परचेजेस हाँ अपनी हाँ। पूरी पारी की हुई हैं उनके ऊपर जाहिर है मसला तो होता है ना सेल्स के ऊपर आपका ज्यादातर ना। तो अगर आपने अपनी सेल्स जो है कुछ सेल्स के ऊपर टैक्स वगैरह नहीं दिया हुआ तो जाहिर है उसको अगर आपने इनकम में शो किया है तो उसको वो 12 महीने के अंदर जो आपने सेल शो की थी मंथली की होती है उसके साथ टैली करते हैं। तो अगर 12 महीनों की सेल के अंदर आपकी वो वाली सेल नहीं आई हुई तो इसका मतलब है कि जो डिफरेंशियल है उसके ऊपर आपको सेल्स टैक्स तो बरल देना पड़ेगा। तो गिरफ्त के अंदर ही हैं आप। फिर हम वो सॉरी लास्ट, अगर हम ये जब रिटर्न फाइल कर रहे थे, हम हमारे जो थोड़ा सा ऊंचा आप बोलेंगे सर। अगर हमारे जो हम रिटर्न फाइल करते हैं उसके उसके अंदर हम जो अपने एक्सपेंस भी शो करवाते हैं। ठीक है। हेलो। तो अगर वो एक्सपेंस जेन्युइन बेस्ड हो तो फिर तो अगर फर्क आ भी जाए तो क्या फिर भी हमें टैक्स देना पड़ेगा? यार मतलब बात अगर ये वो सेल की एक्सपेंस जो ही सेल होती है ना, मेरी सुने, सेल का परचेज से कोई एक तो ताल्लुक नहीं सेल है। है, एक मतलब मेरे बच्चों की फीस वगैरह भी है, मैं वो भी उधर शो कर देता हूँ कि ये मेरे अदर एक्सपेंसेस हैं, नहीं तो नहीं, इन पे टैक्स नहीं आप लगता। समझ नहीं रहे, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अब आ गए इनकम टैक्स के अंदर ना। हम ना, पाक स्टार हमसे दो टैक्स काटता है, एक सेल टैक्स भी ले लेता है, इनकम टैक्स भी ले लेता है। हम हमें वो कहते हैं कि आपने हमें सेल टैक्स और प्लस इनकम टैक्स मिला के आपने इनवॉइस जनरेट करके देनी है। मैं इसलिए कंफ्यूज हूँ। सर आप दो चीजों को कंफ्यूज करें तो कंफ्यूज तो होंगे आप, मैं अभी आपको सिर्फ कह रहा हूँ कि आप सेल्स को और सेल्स टैक्स को समझें। ठीक आप है, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स दोनों को मिला के कंफ्यूज हो रहे हैं। क्योंकि हमारी इनवॉइस पे जाता है इकट्ठा लिख के ना, मतलब 18% लिखा हो तो वो तो अलग बात है,
वो 5.5% मिला के ये बन जाता 23% इतना बन जाता है। वो ऐड करके फिर हम उनको इनवॉइस सेंड करते हैं, फिर उसमें से वो 11% का कुछ करते हैं, तो इस हिसाब से बेचते हैं। सर आपको मैं डिटेल आपको नेक्स्ट वर्किंग सेशन शेयर में ना, करें, आपको मैं आपको डिटेल नेक्स्ट रखें। हाँ, मैं आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करके मैं नेक्स्ट सेशन में आपको सेंड करूंगा मंडे जी वाले। वेलकम वेलकम। बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट जी। सर ये विथहोल्डिंग टैक्स इनवॉइस के ऊपर कैसे लगा सकते हैं? वो तो ग्रॉस की बेसिस के ऊपर जो पेमेंट कर रही होती है पार्टी वो डिडक्ट करेगी ना, तो सेलर कैसे मतलब विथहोल्डिंग टैक्स पहले ही ऐड कर सकता है? जी सर जैसे हमने एक इनवॉइस सेल टैक्स की इनवॉइस इशू ठीक है। ₹100 की, और उसके ऊपर हमारा मतलब सेल टैक्स बनता है ₹18, जी जी और मैं उसको कैलकुलेट करता हूँ 18% ऊपर फर्दर ₹118 की चीज़ मतलब इनवॉइस बनानी चाहिए मुझे, जिसके ऊपर 118 पर ही मेरी विद होल्डिंग होनी है, जो इनकम टैक्स के अंडर करके हमें पेमेंट होनी है। तो सर भाई तो मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया कि विद होल्डिंग टैक्स अगेन ऐड क्यों करेंगे, मतलब 23% पे क्यों नहीं लेकर नहीं, जाएंगे? वो समझते हैं, उनका और मसला है। वो ये सिंपल कह रहे हैं कि मैं सेल्स टैक्स लगा के देता हूँ, इनकम टैक्स भी काट लेते हैं, सेल्स टैक्स भी काट लेते हैं, और वो अपने क्वेश्चंस को लेके खुद भी कंफ्यूज थे। इसलिए ठीक है, मैंने उन्हें अच्छा कहा कि आप कम अप विद द वर्किंग नंबर्स एंड फिगर्स, तो फिर ही मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या इशू है आपका। ठीक ठीक, मैं आई थॉट कि वो 23% बता रहे थे ना, आई थॉट कि वो जमा करके 23% चार्ज नहीं नहीं करेंगे। नहीं, तेईस शेष नहीं है वो, उनको कंफ्यूजन हो रही थी, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि आपको इनवाइस फिजिकली कोई चीज प्रोड्यूस करें फिर ही समझ आएगी, अदरवाइज इशू तो समझ नहीं आएगा इस तरह से। क्लियर सर, क्लियर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन थैंक यू। प्लीज। चार से 5 मिनट है हमारे पास अभी भी, तो अगर किसी का सवाल है तो प्लीज वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। सर जी, क्वेश्चन नहीं है मेरा, बस ये कहूँगा कि जो हमारे इस कोर्स कंटेंट से रिलेटेड मटेरियल है वो काइंडली मुझे इमरान साहब शेयर थोड़ा कर। ऊंचा बोलिएगा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो कोर्स कंटेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, पीडीएफ वगैरह, वो लाजमी शेयर करवा दें ग्रुप में, जो मॉड्यूल्स हैं वो भी, और जो आज चीज़ें हैं सारी, क्योंकि मैं अभी जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ ये सारा कुछ, तो मुझे ज़रा ज़्यादा रीड करना होगा ना। काइंडली जी वो बेहतर चीज़ें है मिलती इमरान भाई, रहेंगी। ये आपके जो हमारे एडमिन है ना, जो हमें सबको लेके चल रहे हैं, इंशाल्लाह वो सारी चीजें इस क्लास के बाद वो ग्रुप, जो भी ग्रुप अगर आप लोगों ने क्रिएट किया, वो चीजें इंशाल्लाह उसमें वो शेयर कर देंगे। चलें ठीक हो, क्योंकि इसके मॉड्यूल जो है ना वो अभी तक नहीं मिले, तो आप कह रहे थे कि ग्रुप में हैं, मैंने ये चेक किया वो अभी ग्रुप में आपको नहीं है। सेंड कर दिए जाएंगे आफ्टर मीटिंग, इंशाल्लाह आपको सेंड कर दिए जाएंगे। चलें ठीक हो गया, ठीक हो। और वेलकम। एडमिन आई थिंक हमें कंक्लूड करना चाहिए, क्या कहते हैं? जी सर कंक्लूड करते हैं। चलें, थैंक यू सो मच गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा जो दूसरी टेक्निकली फर्स्ट क्लास थी, और उसके अंदर भी हमने इंशाल्लाह जितनी चीजें भी हम कर सकते थे हमने कोशिश की कि उसको हम कंक्लूड करें। उसमें आपने वैट का कॉन्सेप्ट, इसी तरह फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसके बाद प्रोविंशियल टैक्सेस, और बहुत सारी चीजें जो हैं, और फिर एंड पे मैंने आपको कुछ पोर्टल्स भी उनके विजिट कराए, हमने उनके जो एक्ट्स थे वो भी देखे, और ये एक्ट्स उनकी आप रिस्पेक्टिव वेबसाइट से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड भी आप दोस्तों को जरूर करूंगा कि इनको आप जरूर जाके डाउनलोड करें, लॉ को कैसे पढ़ना है। और उससे बड़ी जो लर्निंग की बात होती है, ये क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं। मैं इलियास भाई को अगेन बहुत ज़्यादा जो है वो क्रेडिट दूंगा कि उनके सवालों जवाब की वजह से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं, और बहुत से दोस्त माशाल्लाह प्रैक्टिकल सवाल करते हैं। तो रिक्वेस्ट बस आप दोस्तों से ये मैं करूंगा नेक्स्ट क्लास के लिए कि थोड़ा सा टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो वो टॉपिक के ऊपर हम ज़्यादा गहराई में जो है उसको समझ सकेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक्स हैं प्लीज़ उनको आप भी थारोली पढ़ लें, जो भी सवाल आपके पास हैं वो लेके आए, मैं भी कोशिश करूंगा। तो इंशाल्लाह होप हम करते हैं कि नेक्स्ट हमारा सेशन जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। तो थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू।